फिर सबनक कहता है, मेरे किंग, आपने मुझे आखिर तक बचाने की कोशिश की। मैं इस बात का कर्जदार हूँ जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। जिसकी बातें सुनकर आइजक काफी गुस्से से कहता है, कमीने, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और वो निजेर के बाल को इतना जोर से खींचा होता है कि उसके मुंह का बम्बू स्टिक भी गिर गया होता है। फिर निजेर कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद आइजक विस्पर से पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर विस्पर कहता है, उसके पास जरूर ऐसा करने का कोई ना कोई कारण होगा। ऐसे लगता है उसके सीने पर एक और बेंडिंग ऑर्ब है। उसे देखकर आइजक सोचने लगता है, जब मैंने प्रिजन में देखा था तो ये बेंडिंग ऑर्ब तो नहीं था। क्या प्रिजन से निकालने के बाद उन्होंने इसके ऊपर एक और बेंडिंग ऑर्ब लगाया है? तो क्या इसी वजह से शबनक यहाँ से नहीं भागना चाहता? फिर शबनक कहता है, आपको एक नई लाइफ मिली है, इसलिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। पॉप और बिशप कोई मामूली आदमी नहीं है। बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़ दे और उनका भरोसा जीते। फिर उसके बाद आइजक शबनक को मैन टू मैन कहता है, मजाक मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक छोटे से बेंडिंग ऑर्ब के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? ये हाई ग्रेड बेंडिंग ऑर्ब नहीं है, इसलिए तुम इसे आसानी से हटा सकते हो। बस मुझे तुम्हारे करीब रहना होगा। इसके लिए हमें बस थोड़ा सा ध्यान भटकाना होगा। फिर तभी वहाँ हाउस रेड का एक प्रीस्ट आते हुए कहता है, ऐसे जोशुआ, ये कार्डिनल बैरेट की तरफ से एक ऑर्डर है। क्योंकि तुम पेंटागन के टॉप स्कॉलर हो, इसलिए असिस्टेंट एक्सक्यूशनर की जगह तुम रहोगे। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि कार्डिनल बैरेट ने तुम्हें ऐसा मौका दिया है। उसकी बातें सुनकर उसके साथ खड़े ट्रेनीज लोग सोचने लगते हैं, वो आइजक को स्केलेटन किंग के 14 डीमन में से एक के पास भेजना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। वो पेंटागन में आइजक को मारने में नाकामयाब रह गए, इसलिए शायद वो उसे अब मारना चाहते हैं। फिर सूर्य सोचने लगता है, आइजक ने स्केलेटन किंग की उंगली को निकल लिया था, इसलिए वो डीमन आइजक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। पर इन सब से अलग आइजक एक इविल स्माइल कर रहा होता है, और पता नहीं गाइस, मुझे इस एक्सप्रेशन को देखकर इसकी याद क्यों आ गई। खैर, मुझे मन किया तो मैंने डाल दिया, आप जो चाहो वो समझ सकते हो। फिर उसके बाद आइजक सोचने लगता है, कार्डिनल बैरेट, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। जो मैं चाहता हूँ तुम वो कर देते हो। मुझे बस उसके पास जाकर उसे छूना है और तोड़ देना है। ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तभी आइजक शबनक की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वेंडिंग ऑर्ब लगा हुआ था वो चमकने लगता है। उसमें किसी तरह का स्पेल होता है जो कास्ट होने लगता है। उसे देखकर आइजक घबराते हुए सोचने लगता है, ये तो डिवाइन रैल्म की होली स्पेल है। आखिर किसने इस स्पेल को इसमें लगा दिया? इसे हटाने में महीनों लग जाएंगे। फिर विस्पर कहता है, ऐसा लगता है इसे हटाने के लिए या तो पॉप या तो होली बीस्ट का ब्लड का जरूरत पड़ेगा। फिर आइजक सिर पकड़ते हुए सोचने लगता है, अब हम इसे अचानक से कहाँ से लेकर आएंगे? अगर हम उसे छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो वो यही मारा जाएगा। फिर वो सोचने लगता है, क्या आज पॉप यहाँ पर नहीं है? फिर तभी दिखाया जाता है उन प्रीस्ट का समनिंग पूरा हो जाता है। फिर तभी अनाउंस किया जाता है, सभी लोग खड़े हो जाओ, गॉड का इन्वॉय यहाँ डिसेंड हो रहा है। फिर उसके बाद वो इन्वॉय शबनक को देखकर सोचने लगता है, तो अच्छा ये स्केलेटन किंग का मिनियन। और वहाँ खड़े सभी लोग उसे देखकर एंजल कह रहे होते हैं, और वहीं आइजक उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो इन्वॉय सोचने लगता है, मुझे अच्छा बर्ताव करना है और मुझे उससे खुद ही निपटना है। और वहीं आइजक उसे देखकर सोचने लगता है, मैं समझ गया कि आखिर शबनक भागने से हार क्यों मान रहा था। अगर ये एंजल एक्सिक्यूशनर है तो यहाँ से भागना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, पर वो आखिर चीज यहाँ आ गई जिसकी मुझे जरूरत थी। फिर तभी सूर्य को दिखाया जाता है, जो सोचने लगता है, ये मुझे फेमिलियर लग रहा है, क्योंकि आइजक उस इन्वॉय के ऊपर अटैक करने वाला था। फिर तभी वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि आइजक जब भी किसी गॉड से मिलता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सोचने के बाद सूर्य घबराने लगता है और वो आइजक को ऐसा करने से रोक रहा होता है। पर आइजक कहाँ सुनने वाला था। फिर तभी हमें एक बड़े से ब्लास्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर शूरी घबराते हुए आइजक को मनी मन गाली देने लगता है। फिर वो आइजक से कहता है, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? आखिर तुम्हें ऐसा करने से क्या मिलता है? पर तभी शूरी सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस इन्वॉय को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो कहता है, छोटी पृष्ठ, ये सच में तारीफ के लायक था। ये सोचना कि तुमने एक छिपे हुए डीमन को सेंस कर लिया। उस डीमन को देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा होता है एक अजुरी के बच्चे ने उसे खत्म कर दिया। उसे देखकर शूरी आइजक को कहता है, क्या तुम डीमन को टारगेट कर रहे थे? पर आइजक गुस्से में होता है और वो सोचने लगता है, उसने मेरे होली बुलेट के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया और वो अटैक डीमन को लग गया। फिर उसके बाद वहाँ पर कई सारे छिपे हुए डीमन को दिखाया जाता है, जो लोग वहाँ पर आने लगे थे। उन्हें देखकर आइजक सोचने लगता है, एक हाई रैंक डीमन के माना को ऑब्जर्व करने का आज बहुत अच्छा दिन है। यहाँ तक कि 6th रैंक के डीमन का लाश भी उन्हें बरजक कर देता है। तो ये तो स्केलेटन किंग के 14 डीमन में से एक 9th रैंक का डीमन है। इससे तो हजारों डीमन पागल हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे लिए ही फायदेमंद है। लोगों का ध्यान भटका रहेगा, लेकिन वो मेरे अटैक को डॉज कर ले रहे हैं। मैंने उसके ऊपर अटैक करते हुए ऐसा नाटक किया था जैसे कि मैं डीमन के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन उसने डॉज कर लिया। तो चलो देखते हैं क्या तुम इसे भी डॉज कर सकते हो। जिसे देखकर शूरी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे ऐसा करने के लिए मना भी कर रहा होता है, लेकिन ऐसे कहाँ रुकने वाला था। वो इन्वॉय के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक इन्वॉय के पास आते ही मुड़ जाता है और वो अटैक मुड़कर एक डीमन को लग जाता है। फिर उसके बाद वो कई सारे माना बॉल का अटैक बनाता है और उन सभी अटैक को उस इन्वॉय के ऊपर कर देता है, लेकिन वो सभी
सभी अटैक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और वो अटैक डीमन को लग जाते हैं। फिर वो इनवॉय कहता है तुम एक अप्रेंटिस हो फिर भी तुम एम के ऊपर ठीक से अटैक नहीं कर रहे, या शायद तुम डीमन को लुभाने के लिए मुझे एक चारे के तौर पर यूज कर रहे हो। कोशिश करते रहो, शायद तुम सही निशाना लगा पाओगे। वहीं शूरी सोचने लगता है अच्छा है उन्होंने कुछ गलत नहीं समझा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। पर आइजैक लगातार इनवॉय के ऊपर अटैक किया जा रहा था, जिसे देखकर शूरी कहता है आखिर तुम खुलेआम ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो, लेकिन वो सभी अटैक डिफ्लेक्ट होकर डीमन को लग जा रहे थे। फिर आइजैक सोचने लगता है हम दोनों का सेम एट्रीब्यूट है, वो मेरे अटैक को डॉज नहीं कर रहा था बल्कि वो मेरे अटैक की ट्रेजेक्टरी को मोड़ दे रहा था। अगर मैं अपने अटैक के पावर को नहीं बढ़ाऊंगा तो ऐसा ही होता रहेगा। एक लोअर एंजल के ऊपर गॉड का पावर होता है, पर उसके पावर को यूज करने के लिए गॉड से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, जिसे मैंने अभी तक नहीं किया है। इसलिए जो मैं अभी यूज कर सकता हूँ वो है मेलिसा का डिवाइन रैली। अपने आप को तैयार कर लो पंख वाले कमीने, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर तभी आइजैक के ऊपर कई सारे डीमंस अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर शूरी आइजैक आइजैक बोलकर चिल्लाने लगता है। पर तभी वहाँ जोशुआ के नाइट आ गए थे और वो डीमन को खत्म करने लगते हैं। फिर उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डीमन ने आइजैक के ऊपर अटैक किया था, लेकिन आइजैक वहाँ से गायब हो गया क्योंकि उस जगह से इनवॉय आइजैक को बहुत तेजी से अपने साथ ले गया। फिर इनवॉय कहता है ये बहुत पास था गॉड के यंग सर्वेंट, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम गॉड के एक प्रॉमिसिंग सर्वेंट हो। पर आइजैक को इन सब से क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो फिर से इनवॉय के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद आइजैक नीचे आ जाता है। फिर वो इनवॉय कहता है तुमने मुझे हैरान कर दिया, मैं समझता हूँ तुम्हारा टारगेट मैं नहीं हूँ, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। आखिर तुम मेरे तरफ अटैक क्यों कर रहे हो, डीमन तो उस तरफ है। पर आइजैक उसके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था। उसे ऐसा करता देख इनवॉय भी सोचने लगता है आखिर गॉड का एक सर्वेंट मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, वो तो एक फेथफुल सर्वेंट लगता है। और वहीं आइजैक इनवॉय के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं सबसे पहले तुम्हारे पंख उखाड़ूंगा। फिर इनवॉय सोचने लगता है शायद उसे अच्छे से एजुकेशन नहीं मिला है, इसलिए वो मुझे अलग दिखने की वजह से एक मॉन्स्टर समझ रहा है। फिर आइजैक कहता है वो एक मॉन्स्टर है, मैंने अपनी आंखों से देखा डीमंस उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, वो स्केलेटन किंग का सर्वेंट है, वो जरूर डीमन के लाश को चुराने के लिए यहाँ आया है। जिसकी बातें सुनकर तो वो इनवॉय पे गुस्सा होने लगता है। फिर वो सोचने लगता है आखिर इस कंट्री के प्रीस्ट को कैसा एजुकेशन मिलता है, वो एक एंजल को स्केलेटन किंग का सर्वेंट कैसे कह सकता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लॉर्ड ने मुझे बस सेंट कैंडिडेट के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, लेकिन जब तक मुझे कुछ नुकसान न हो, उस बच्चे को एक अच्छे एजुकेशन की जरूरत है, उस बच्चे को एक प्रॉपर डिसिप्लिन की जरूरत है। और वहीं आइजैक उसे डीमन का सर्वेंट बोलकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो इनवॉइस सोचने लगता है डिवाइन रियल में मोटा प्लान में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर शायद ये मेरे फेवर में काम करेगा। फिर तभी उसे हाउस रेड के गॉड की बात याद आती है, जो हाउस रेड के सेंट कैंडिडेट के अलावा बाकी सेंट कैंडिडेट को खत्म करने के लिए इनवॉय को ऑर्डर दिया था। और वो यही सब सोच रहा होता है तभी आइजैक का अटैक उस इनवॉय के चेहरे पर जा लगता है, जिसे देखकर आइजैक काफी खुश हो जाता है। पर इसकी वजह से वो इनवॉय काफी गुस्सा हो जाता है। फिर आइजैक कहता है अगर तुम डीमन किंग के सर्वेंट नहीं हो तो अपने आप को साबित करो। और गाइस यहाँ पर डीमन किंग और स्केलेटन किंग दोनों का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर वो इनवॉय सोचने लगता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड के मैसेंजर को अपने आप को साबित करने के लिए कहने की। फिर उसके बाद आइजैक एक अटैक को बनाते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो। और वहीं इस अटैक को देखकर इनवॉय भी काफी हैरान हो गया था। फिर उसके बाद आइजैक के उस अटैक को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा माना बॉल होता है। फिर आइजैक हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब मैं सही हूँ कमीने कहीं के। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उस बड़े से अटैक को देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर शूरी सोच रहा होता है आखिर ये इतना बड़ा क्यों है, अगर वो जमीन पर गिर गया तो कोलोसियम में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, पर वो ऐसा नहीं करेगा। पर तभी वो आइजैक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि आइजैक उस अटैक को जमीन पर ही कर देता है और उस अटैक की वजह से पूरा कोलोसियम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ धूल ही धूल हो गया था और किसी को वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद उस इनवॉय को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है तो यह है सेंटेस की पावर, वो जरूर जोशुआ का बच्चा होगा, लेकिन एक बच्चे को इतना ज्यादा पावर का यूज करने देना, क्या वो लोग अपने बच्चे को एजुकेट करना नहीं जानते। स्केलेटन किंग को रोकना इनके लिए तो दूर की बात है, और ऊपर से ये डीमंस स्केलेटन किंग के एक सर्वेंट का एक्सिक्यूशन नहीं होने दे रहे हैं। पर इससे पहले मुझे इस बच्चे से निपटना होगा, जितना जल्दी हो सके मुझे अपने मिशन को बस पूरा करना है। फिर तभी उस इनवॉय को कोई टेलीपैथी मतलब माइंड टू माइंड कहता है हिल्ला मत। फिर तभी अगले ही पर वो काफी ज्यादा डरने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई सुप्रीम बीइंग खड़ा है जो कहता है हिल्ला मत नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर इनवॉय सोचने लगता है मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे सामने सुप्रीम बीइंग खड़ा है। पर तभी वो देखता है उसके सामने आइजैक होता है जो अपना जबरदस्त पंच सीधा उसके चेहरे पर मार देता है, और इस पंच को खाने के बाद वो इनवॉय भी खांसने लगता है। और गाइस टेलीपैथी से कहने वाला कोई और नहीं बल्कि आइजैक होता है। उसके बाद वो फिर से टेलीपैथी से उससे कहता है तुम तो एक एंजल हो, जिसकी बातों से उस इनवॉय का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाते हुए फिर से आइजैक उस इनवॉय के चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। और गाइस चाहे मैं एंजल बोलूं, मैसेंजर बोलूं या इनवॉय बोलूं, तीनों का मतलब यही है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर उस इनवॉय को दिखाया जाता है जो इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कहता है तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद वो इनवॉय आइजैक के ऊपर रेड लाइटनिंग का अटैक कर देता है
है। उसे देखकर शूरी और कीना आइजैक चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगते हैं। फिर उसके बाद इनवॉय सोच रहा होता है मैंने बस उसके सेंटेंस पावर को छीना है। फिर उसके बाद शूरी आइजैक के पास आता है। फिर वो इनवॉय को कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर एक गॉड का मैसेंजर एक गॉड के सर्वेंट के ऊपर डेडली फोर्स का यूज कैसे कर सकता है। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी काफी खराब होती है। फिर उसके बाद शूरी आइजैक चिल्लाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और वहीं वो इनवॉय उसे देखकर घबराते हुए सोचने लगता है ये इम्पॉसिबल है, लाइटनिंग ऑफ पनिशमेंट सिर्फ बॉडी को पैरालाइज करता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उसकी वजह से खून बहा हो। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो लड़खड़ाते हुए आवाज में शूरी कहता है। फिर शूरी भी रोते हुए कहता है आइजैक तुम जाग गए। फिर आइजैक कहता है मैं बेवकूफ था, मुझे गॉड के मैसेंजर को डीमन समझने का पनिशमेंट मिला है, ये सब मेरी गलती है इसलिए गुस्सा मत हो। फिर उसके बाद वो खांसने लगता है। फिर कीना और शूरी दोनों मिलकर आइजैक को हील करने लगते हैं। फिर कीना कहता है ये कितना बुरा है, एक गॉड का मैसेंजर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर शूरी भी कहता है अपने से कमजोर के ऊपर हाथ उठाना ये हद से ज्यादा हो रहा है। फिर वो इनवॉय सोचने लगता है क्या कमजोर, वो जिस तरह से मेरे ऊपर अटैक कर रहा था वो तो लगभग मुझे मार ही देता। फिर कीना कहता है किलिंग स्पेल तो सिर्फ डीमन के ऊपर ही यूज किया जाता है। फिर वो इनवॉय कहता है नहीं मैंने किलिंग स्पेल का यूज नहीं किया। फिर शूरी कहता है तो एक बच्चे का हालत ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ सभी ने देखा है तुमने ही इसके साथ ऐसा किया है। फिर वो इनवॉय कहता है मुझे खुद नहीं पता आखिर वो इतना इंजर्ड कैसे हो गया। फिर शूरी कहता है तुम कमीने कहीं के तुमने ये जानबूझकर किया है। और वहीं आइजैक उनकी नोकझोंक को बड़े आराम से देख रहा होता है। फिर उसके बाद कीना कहता है यह सब चीज बहुत अजीब है, वैसे एक गॉड के मैसेंजर बिना बताए एक्सक्यूशन पर क्यों मौजूद है, और इसके अलावा आइजैक ने कहा था कि डीमन एंजल के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। फिर वो एंजल कहता है इसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। और वहीं आइजैक हंसते हुए सोच रहा होता है मैंने पहले से ही ये सोच रखा था, मैंने अपने माना का यूज किया था ताकि वो तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे, बस तुम थोड़ा और इंतजार करो। फिर वो इनवॉय कहता है यहाँ पूरी सिचुएशन इसलिए बिगड़ गई क्योंकि ये बच्चा पागल की तरह मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, एक बार हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा, इसलिए मुझे वो बच्चा दे दो, मैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने मास्टर के पास लेकर जाऊंगा। फिर हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो इविल स्माइल करते हुए कहता है उसने कर लिया। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ पूरे कोलिशन में जोरदार प्रेशर पड़ने लगता है और उस प्रेशर को इनवॉय भी नहीं झेल पा रहा था। फिर वो इनवॉय सोचने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, डीमन का बेंडिंग ऑर्ब टूट गया है। फिर दिखाया जाता है उस इनवॉय के पीछे ग्रेट डीमन शबनाक होता है। फिर वहाँ के लोग बात करने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, वो कैसे छूट सकता है, उसके ऊपर तो हेवन के बेंडिंग ऑर्ब को यूज किया गया था। फिर उसके बाद शबनाक अपने हाथ को उस इनवॉय के चेहरे पर रखते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाया। फिर उसके बाद शबनाक सोचता है मुझे बस इसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाना है, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाना है। फिर उसके बाद शबनाक उसके पंख को तोड़ देता है। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है वो पहले की ही तरह तड़पाने में माहिर है। फिर शबनक कहता है मुझे माना कोर को कंज्यूम करके अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करना है। फिर वो इनवॉय शबनक के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर उसके बाद वो शबनक के ऊपर अटैक करते हुए सोचने लगता है मुझे इसके स्ट्रेंथ रिकवर करने से पहले इसे खत्म करना होगा, मैं इस घमंडी डीमन को मारकर अपने गॉड के सामने ऑफरिंग करूंगा। पर तभी शबनक उससे पहले ही उस इनवॉय के पेट के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो इनवॉय काफी इंजर्ड हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। फिर शबनक फिर से उसके गले के ऊपर अटैक कर देता है जिस अटैक की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था, पर तभी वो इनवॉय कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो इनवॉय सोचने लगता है मेरे आवाज को क्या हो गया, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। फिर शबनक कहता है अब जब मैं अपने मानाकोर को ले लिया हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहीं वो इनवॉय सोच रहा होता है तुम किस मानाकोर की बात कर रहे हो, मेरे पास तो कोई भी मानाकोर नहीं था। फिर शबनक कहता है मैं बाकी को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मेरे कॉमरेड। और वहाँ कॉमरेड की बात सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद शबनक वहाँ से चले जाता है और वहीं वो इनवॉय मन ही मन कह रहा होता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा कॉमरेड कैसे बन सकता हूँ। फिर वहाँ सभी लोग बात करने लगते हैं कि उस ग्रेट डीमन ने उस एंजल को कॉमरेड कहा और उसके अलावा उसने एक बच्चे के ऊपर किलिंग स्पेल का भी यूज किया। उनकी बातें सुनकर वो इनवॉय काफी गुस्सा होने लगता है। फिर वो आइजैक की तरफ देखकर सोचने लगता है ये सब इसी कमीने बच्चे की वजह से हुआ है। और वहीं आइजैक इविल स्माइल करते हुए उसे जीप दिखा रहा होता है। उसे देखकर वो इनवॉय गुस्सा करते हुए सोचने लगता है आखिर उस जैसा कमीना बच्चा एक सेंट कैसे हो सकता है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। पर तभी उसके पीछे से एक अटैक आता है और वो अटैक सीधा जाकर उस इनवॉय को लगता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर वो इनवॉय पीछे मुड़कर सोचने लगता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। फिर उसके पीछे दिखाया जाता है रिलाई होता है जो एक खतरनाक अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को चोट पहुंचाने की। फिर उस अटैक की वजह से दिखाया जाता है वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है लेकिन वो इनवॉय जैसे तैसे करके बच जाता है। फिर वो इनवॉय सोचने लगता है ये अजूरे का पागल आदमी एक एंजल के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। फिर तभी पैट्रियाज कहता है रिलाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें उसके सिर को नहीं काटना है, तुम्हें उसे धीरे धीरे करके तड़पाना है जिसकी
उसकी बातें सुनकर इनवॉय मन ही मन कहता है क्या अजूरे के सभी लोग पागल हैं। फिर तभी पीछे से हाउस रेड के लोग आते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड के मैसेंजर के ऊपर अटैक करने की, क्या सेंटा सीडस अपना दिमाग खो बैठा है। और गाइस मैं बता दूं ये इनवॉय मैसेंजर या एंजल जो भी कहो ये हाउस रेड के गॉड का एक इनवॉय है। फिर उसके बाद रिलाई गुस्से से कहता है आखिर यहाँ कौन है जिसने एक बच्चे के ऊपर किलिंग स्पेल का यूज किया, उसका काफी ज्यादा खून बह रहा है और वो अधमरा हो गया है, अगर तुम इसे किलिंग स्पेल नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। फिर हाउस रेड का वो आदमी कहता है वो सिर्फ नाटक कर रहा है, क्या तुम्हें याद नहीं उसने रेड के पेंटागन में क्या किया था, वो एक डेविल है। फिर रिलाई कहता है क्या डेविल, आखिर तुम मेरे प्यारे एंजल जैसे नेफ्यू को डेविल कैसे कह सकते हो। फिर हाउस रेड का वो आदमी अपने शॉट को निकालते हुए कहता है हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें बस उससे इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर रिलाई भी अपने शॉट को निकालते हुए कहता है मेरे रहते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। फिर उसके बाद कार्डिनल बैरिट अपने हाथ को जोर से पटकते हुए कहता है रुक जाओ ये समय नहीं है हम एक दूसरे से लड़े। फिर उसके बाद कार्डिनल रेड और कार्डिनल व्हाइट अपने लोगों को डीमन को पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर कार्डिनल बैरिट आइजैक की तरफ देखते हुए सोचने लगता है भले ही उन 14 डीमन में से एक ग्रेट डीमन भाग गया लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है, इसके वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है तो इसलिए कोई भी गॉड उसे नहीं चुनेगा। फिर उसके बाद वो भी अपने हाई रैंकिंग प्रीस्ट को ग्रेट डीमन को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। फिर रिलाई आइजैक के पास आते हुए कहता है आइजैक क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था। फिर तभी वहाँ पैट्रियर्च आते हुए कहता है रिलाई तुम आइजैक का ध्यान रखो, मैं उस डीमन को पकड़ने जा रहा हूँ, मैं उस ग्रेट डीमन को पकड़कर अपनी ग्रैंडसन की बेगुनाही को साबित करूंगा। उसकी बातें सुनकर आइजैक परेशान होते हुए सोचने लगता है अगर ग्रैंडफादर उसे पकड़ने जाते हैं तो शबनम पकड़ा जाएगा, अगर वो पकड़ा गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, अब ऐसा लगता है मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद आइजैक एक प्यारा सा शक्ल बनाते हुए कहता है ग्रैंडफादर अंकल प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो एक पल के लिए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही पल वो दोनों घुटने के बल झुकते हुए कहते हैं वैसे भी उसे बहुत सारे लोग पकड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आइजैक एविली स्माइल करते हुए सोचने लगता है जैसे मैंने सोचा था सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, पर अगले ही पल वो उदास होते हुए सोचने लगता है लेकिन ये बेवकूफ लोग मेरे हॉस्पिटल रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिलाई कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम किसी के रूम में ऐसे ही नहीं आ सकते। फिर वही हाउस रेड का आदमी कहता है ये सेंटा सीडस का वार्ड है और तुम इस कमीने डेविल को यहाँ के हॉस्पिटल रूम में क्यों लाई हो। फिर पैट्रियार्च कहता है क्या कमीना डेविल। फिर वो हाउस रेड का आदमी कहता है पैट्रियार्च मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था कि आप हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्यों रोक रहे हैं। फिर उसके बाद पैट्रियार्च कहता है रिलाई मैं ऑर्डर देता हूँ सेंटा सीडस के सभी मेंबर हाउस रेड के साथ सभी लेन देन को अभी के अभी बंद कर दे। फिर हाउस रेड का वो आदमी कहता है पैट्रियार्च आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस मामले को शांति से भी सुलझा सकते हैं। फिर पैट्रियार्च कहता है क्या शांति से, एक गॉड का मैसेंजर एक्सिक्यूशन में आता है जो मेरे ग्रैंडसन को लगभग मारने ही वाला था, फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं शांति से बात करूंगा। और उसके अलावा उस ग्रेट डीमन ने गॉड के मैसेंजर को अपना कॉमरेड भी कहा था। फिर वो हाउस रेड का आदमी कहता है नहीं वो झूठ कह रहा था। फिर पैट्रियार्च कहता है तो उस ग्रेट डीमन का बैंडिंग कॉर्प कैसे टूटा, और वहीं उनके नोकझोंक को आइजैक बड़े आराम से सुन रहा होता है। फिर पैट्रियार्च कहता है ब्लैक एक्सिक्यूशनर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जल्द ही पता चल जाएगा कि उस बैंडिंग कॉर्प को किसने रिलीज किया। फिर वो हाउस रेड का आदमी सोचने लगता है जब तक हमें ट्रेस नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार ट्रेस मिलने के बाद हम इस कमीने बच्चे को अपने साथ घसीट कर लेकर जाएंगे। फिर तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है कार्डिनल हम मुसीबत में फंस गए हैं। फिर वो इन्क्विजिटर कहता है हमारे पास जितना भी एविडेंस था वो सभी गायब हो गया है। फिर वो इन्क्विजिटर कहता है हम इन्वेस्टिगेशन को शुरू ही करने वाले थे लेकिन एविडेंस अचानक से अपने आप ही एक्सप्लोड हो गया। और इन्हीं बातों को सुनने के बाद आइजैक सोचने लगता है शबनक हमेशा होशियारी से काम करता है, पर वो इन्क्विजिटर कुछ कहने वाला ही होता है तभी हाउस रेड का वो आदमी उसे चुप करा देता है। फिर पैट्रियार्च कहता है तुमने सुन लिया ना, अब इन्वेस्टिगेशन यहीं पर खत्म होता है इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निजेर आते हुए कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर उसके बाद निजेर आइजैक के पास आते हुए कहता है तुम अब कैसे हो। फिर आइजैक मन ही मन कहता है तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मेरा हालत और भी ज्यादा खराब हो गया है। फिर उसके बाद निजेर कहता है मैं तुम्हारे लिए क्रिम्सन सीक्रेट मेडिसिन लाया हूँ, इससे तुम काफी जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर वो सोचने लगता है आइजैक इंजर्ड है इसलिए वो गॉड सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हाउस गोल्ड के लोग सच में इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे, पर मैं ऐसे नहीं होने दे सकता, उसे क्रिम्सन सीक्रेट मेडिसिन पीने के बाद जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। और गाइस ये बात कार्डिनल रेड ने निजेर को कहा था। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो उस सीक्रेट मेडिसिन को किसी जूस की तरह पी रहा था, जिसे देखकर निजेर रोते हुए सोचने लगता है क्या तुम्हें पता ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, सिर्फ तुम्हारे लिए इसका एक बूंद ही काफी था लेकिन तुम इसे पागल की तरह पूरा गटक जा रहे हो। फिर आइजैक कहता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर आइजैक सोचने लगता है मुझे लगा था कि ये पॉइजन है लेकिन इस सीक्रेट मेडिसिन ने तो मुझे और मेरे स्टेमिना को बहुत जल्दी रिकवर कर दिया, और इसके अलावा इसका टेस्ट वाइन के जैसे लग रहा है। फिर विस्पर कहता है इसमें भी किसी गॉड की ब्लेसिंग है, ये गॉड सिलेक्शन में काम आएगा। फिर निजेर कहता है मैंने ये नहीं कहा कि तुम इसे पूरा पी सकते हो। फिर आइजैक कहता है तो तुमने मुझे इसे पीने के लिए ही क्यों दिया। फिर निजेर कहता है मेरे फादर ने कहा है अगर तुम मेन स्टेट जाते हो तो वो तुम्हें और भी ज्यादा देंगे। फिर आइजैक सोचने लगता है एक बोतल काफी से ज्यादा था लेकिन अगर मैं मेन स्टेट जाता हूँ तो वो मुझे और भी ज्यादा देंगे, वो भी फ्री में। फिर आइजैक कहता है मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा पैर अभी भी इंजर्ड है। फिर उसके बाद निजेर अपने जूते देते हुए कहता है ये जूते बहुत ज्यादा
ज्यादा अच्छे हैं, इससे तुम्हें मेन स्टेट जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आइजैक सोचने लगता है वो पूरी तरह से तैयार होकर आया है। फिर विस्पर कहता है उसके इरादे भी तुम्हारे जैसे ही बुरे हैं। फिर आइजैक कहता है मुझे अपना कपड़ा बदलना है, इसलिए तुम बाहर इंतजार करो। फिर उसके बाद निजेर भी ठीक है बोलता है। फिर वो बाहर जाते हुए सोचने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना आसानी से मान जाओगे, तुम मेन स्टेट चलो, तुम मरने के काफी करीब हो। फिर आइजैक को दिखाया जाता है जो अपनी खिड़की से निकलते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया बेवकूफ कहीं के। फिर उसके बाद कार्डिनल बैरेट का सीन दिखाया जाता है जो गुस्से से कहता है आखिर वो सीक्रेट मेडिसिन के साथ इन्फर्मरी क्यों गए थे, मैंने उसे वीवीआईपी रूम दिया ताकि वो भागे ना, पर वो लोग उसे हील कर रही हैं। मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि रिचुअल फेल हो जाए। ब्लैक और हाउस रेड दोनों पागल हैं, उसे रोको चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि गॉड सिलेक्शन में उसे गॉड सिलेक्ट ना करे। फिर उसके बाद हमें गोवेल को दिखाया जाता है जिसके सामने आइजैक होता है जो हंसते हुए कहता है मेरे प्यारे अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर गोवेल उसे देखकर सोचने लगता है ये एक पागल बच्चा है। फिर वो कहता है मैं अभी बिजी हूँ इसलिए मुझसे बाद में पूछ लेना। फिर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है मुझे लगता है उसका जवाब आपको पता है। फिर गोवेल कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर आइजैक कहता है आपको क्या लगता है किस गॉड ने मुझे चुना है। उसकी बातें सुनकर गोवेल हैरान हो तो ये सोचने लगता है वो मैनिपुलेटिव कमीना कहीं का, क्या वो मुझसे इसलिए सवाल पूछ रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं पॉप से इंफॉर्मेशन पता कर सकता हूँ। अगर मैं उससे बता भी देता हूँ तो क्या हाउस अजरी कभी भी पॉप के खिलाफ नहीं जा सकता, पर अगर वो सेफली गॉड को चुन लेता है तो सब बदल जाएगा, कोई भी नहीं होगा जो हाउस अजरी को नीचे नजरों से देखेगा। फिर आइजैक कहता है मैं गॉड सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर गोवेल हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। फिर आइजैक कहता है लगता है मुझे इविल गॉड ने चुना है इसलिए तुम बता नहीं रहे हो। फिर गोवेल कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, वो उससे भी ऊपर है। जिसकी बातें सुनकर आइजैक इविल स्माइल करने लगता है। फिर वो गोवेल के पास आते हुए कहता है आपने अभी क्या कहा। फिर वो उसके पैर को पकड़ते हुए कहता है मेरे प्यारे अंकल प्लीज मुझे बताइए मुझे किस गॉड ने चुना है। फिर आइजैक कहता है मेरे प्यारे अंकल क्या आप अपने सामने अपने नेफ्यू को मरते हुए देखना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर गोवेल सोचने लगता है आखिर किस तरह के पागल से मेरा पाला पड़ गया। फिर वो अपने पैर को हिलाते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पैट्रियार्च ने बुलाया है, ग्रेट डीमन उस सिटी में छिपा हुआ है। उसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है क्या शबनक सिटी में छिपा हुआ है। फिर हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कहता है वो स्केलेटन किंग के 14 डीमन में से एक ग्रेट डीमन है, इसलिए अपना बिल्कुल भी काट डाउन मत करना। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ गोवेल आते हुए कहता है फादर मैं आ गया, ये रहा अंडरग्राउंड वाटर वेन्स का मैप। फिर पैट्रियार्च कहता है ठीक है पर आखिर वो तुम्हारे पैर को क्यों पकड़ा हुआ है। फिर गोवेल कहता है क्योंकि वो आना चाहता था। फिर पैट्रियार्च कहता है ये जगह खतरनाक है इसलिए वापस चले जाओ। फिर आइजैक कहता है नहीं मैं बदला लेना चाहता हूँ, उसने एक्सिक्यूशन सेरेमनी को खराब कर दिया और लोग उसकी वजह से खतरे में पड़ गए, इसलिए मैं उसे ढूंढकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। फिर विस्पर कहता है थोड़ा और नाटक करो। फिर उसके बाद पैट्रियार्च कहता है जैसा चाहो वैसा करो। उसकी बातें सुनकर आइजैक एविल स्माइल करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइजैक शबनक को ढूंढ रहा था, जिसे देखकर वहाँ के दूसरे नाइट सोचने लगते हैं तो ये है लॉर्ड आइजैक। मुझे लगा था कि स्ट्राइक की वजह से वो किसी को भी नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने तो सीधे अपने डिसेंडेंट को ही भेज दिया। फिर तभी एक और नाइट कहता है ये जल्दी खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि जोशुआ के लोग डीमन को ढूंढने में काफी माहिर हैं। फिर उसके बाद जब आइजैक अंगड़ाई लेने लगता है उसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं ऐसा लगता है वो अपना काम शुरू करने वाला है। फिर उसके बाद आइजैक पीछे मुड़कर क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है स्केलेटन किंग के मिनियंस को ढूंढना आसान नहीं है, इसमें काफी समय लगेगा। और उसके ऐसा एक्सप्रेशन को देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नाइट कहता है लॉर्ड आइजैक क्या आप सच में इसे सीरियसली ले रहे हैं। फिर आइजैक कहता है वो एक ग्रेट डीमन है इसलिए बिल्कुल वो छिपने में काफी माहिर है, लेकिन मुझे कुछ समय पहले उसका एहसास हुआ था। फिर वो नाइट कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, और उसी के बगल में पैट्रियार्च होता है। फिर वो नाइट पैट्रियार्च को कहता है लॉर्ड कार्डिनल ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, उसने हमारी जरा भी मदद नहीं की, हमें तो आपके ग्रैंडसन के ऊपर ही शक हो रहा है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर पैट्रियार्च काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और गाइस ये लोग हाउस रेड के नाइट है इसलिए ये लोग पैट्रियार्च से ऐसे बात कर रहे हैं। फिर पैट्रियार्च कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गलत था। फिर वो नाइट कहता है नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। फिर पैट्रियार्च कहता है आइजैक। फिर आइजैक भी हंसते हुए कहता है हाँ ग्रैंडपा। फिर पैट्रियार्च कहता है उन्हें सबक सिखाओ। फिर आइजैक कहता है मैं उनके अंदर से डीमन को महसूस कर सकता हूँ। और उसकी ऐसी बातें सुनकर वो नाइट वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि आइजैक ने ऐसी बातें करके तो इनवॉय को नहीं छोड़ा, तो ये लोग कहाँ बच पाएंगे, इसलिए वो लोग भागने लगते हैं। फिर तभी वहाँ कार्डिनल रेड आते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम स्ट्राइक पर हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने ग्रैंडसन के क्राइम को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर पैट्रियार्च कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। फिर कार्डिनल रेड कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो आइजैक का क्राइम और भी ज्यादा सीरियस हो जाएगा। फिर पैट्रियार्च कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे ग्रैंडसन ने ही ग्रेट डीमन को रिलीज किया है। फिर कार्डिनल रेड कहता है जल्दी हमें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो सोचने लगता है बाइंडिंग ऑर्ब में पॉप का पावर था, मैं पॉप के ऊपर क्राइम करने का दोष नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे सबूत ढूंढना होगा कि इन सब में आइजैक शामिल है। अगर ऐसा हो गया तो इन घमंडी अजूरे को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर कार्डिनल रेड मुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं गॉड सिलेक्शन सेरेमनी का खुलासा नहीं करूंगा,
दूंगा, इसलिए ग्रेट डीमन को पकड़ने में हमारी अच्छे से मदद करो। मैं कम से कम तुम्हारे ग्रैंडसन के हाथों में हथकड़ी लगने से बचा दूंगा। फिर दिखाया जाता है पेट्रियास के पास गोवेल होता है जो कहता है उसकी बातों को मत सुनो, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद डरा हुआ है। फिर पेट्रियास भी कहता है मैंने उसकी बातें नहीं सुनी, मुझे आइजैक को बस इतना कहना है कि वो हाउस रेड के लोगों को कुत्ते की तरह काम करवाए। उसे देखकर गोवेल कहता है ऐसा लगता है कि आपने उसे दिल पर ले लिया है। फिर वो कहता है क्या आपने आइजैक के बारे में सुना, मुझे लगता है आपको आइजैक को और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर जब वो बगल में देखते हैं तो आइजैक वहाँ पर रहता ही नहीं है। उसे देखकर गोवेल चिल्लाते हुए कहता है अब वो कहाँ चला गया। फिर दिखाया जाता है दीवार पे कुछ लिखा होता है जिसे देखकर विस्पर कहता है इसे जरूर सबनाक ने छोड़ा होगा, मैं इस कोड को बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूँ। फिर आइजैक कहता है मैं समझ गया। फिर विस्पर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि टू डीमंस आपकी जगह ले लेंगे, वे ऐसा और भी बहुत कुछ करेंगे। अपने हेरिटेज के गर्व करने वाले डीमन के तौर पे वो एक स्केलेटन को सर्व करने से नफरत करते थे। गाइस यहाँ पर स्केलेटन का मतलब स्केलेटन किंग से है। फिर आइजैक सोचने लगता है मेरे स्पेल को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने डीमन से काम करवाने के लिए एक नकली स्केलेटन किंग बना रखा है। इसका मतलब वो मेरे स्पेल को तोड़े बिना ही मेरे ना होने का फायदा उठा रहे हैं। फिर विस्पर कहता है फिर भी ये अजीब है, बाइंडिंग ऑर्ब, पॉप और क्राउन प्रिंस। फिर आइजैक सोचने लगता है पॉप और क्राउन प्रिंस का माना सबनाक के बाइंडिंग ऑर्ब में रह गया है। मैं पॉप को तो समझ सकता हूँ लेकिन क्राउन प्रिंस को नहीं। आखिर क्राउन प्रिंस एक ग्रेट डीमन में क्यों इंटरेस्टेड होगा। तो गाइज यहाँ पर कहने का ये मतलब है बाइंडिंग ऑर्ब में पॉप ने अपना माना डाला ये तो समझ में आता है, पर क्राउन प्रिंस ने अपना माना क्यों डाला आइजैक को ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर विस्पर कहता है मास्टर आप कब तक उन लोगों को इग्नोर करते रहेंगे। फिर आइजैक कहता है क्या तुम्हारा मतलब उन ऊपर छिपे हुए लोगों से है। फिर आइजैक कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि असैसिन भी इसमें शामिल होंगे, और वो असैसिन इससे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आइजैक को उनके बारे में पता कैसे चला, क्योंकि प्रीस्ट का सेंस करने का पावर ज्यादा नहीं होता है। फिर तभी वो लोग सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर तभी वो लोग सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आइजैक का माना पूरे रूम में बिखरा होता है और आइजैक ने यहाँ अपने किसी स्पेल को कास्ट किया होता है। फिर उसके बाद वो असैसिन नीचे उतर जाते हैं और सोचने लगते हैं मैं तो देख भी नहीं पाया कि इस बच्चे ने आखिर होली स्पेल को कब कास्ट किया। फिर उसके बाद आइजैक कहता है तुम सभी लोग मेज हो ना। फिर वो असैसिन अटैक करते हुए कहते हैं इसे जल्दी से खत्म करो, प्रीस्ट लोग मैजिक के सामने कमजोर होते हैं। फिर विस्पर हंसते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वो आपको इतना ज्यादा कमजोर समझते हैं कि वो आपके ऊपर थर्ड रैंक के स्पेल का यूज कर रहे हैं। फिर आइजैक भी गुस्सा होते हुए सोचने लगता है आखिर इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। तभी उसके गले के ऊपर निडल की तरह दिखने वाले किसी चीज से अटैक होता है। फिर वो असैसिन कहता है ये लो प्रीस्ट, ये एक खतरनाक हेलोवेन है। फिर विस्पर कहता है ये तो एक हाई क्वालिटी का हेलोवेन है। तो गाइज यहाँ पर हेलोवेन का मतलब समझ लो कि इसमें डार्क माना होता है और अगर इससे किसी प्रीस्ट के ऊपर अटैक किया जाए तो वो बेहोश हो जाता है। फिर आइजैक कहता है ये उतना भी बुरा नहीं है, मैं इसके सभी मानों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। फिर वो असैसिन कहता है ये अभी भी ठीक है, इसे तो बेहोश हो जाना चाहिए था, क्या इसने पहले ही हेलोवेन के एंटीडोट को खा लिया था। फिर उसके बाद आइजैक अपना एक्टिंग शुरू करते हुए कहता है मेरा सिर बहुत जोर से दर्द किया जा रहा है, पर मैं हॉनरेबल हाउस अजुरे का एक मेंबर हूँ, मैं इतना जल्दी बेहोश नहीं हो सकता, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। और वहीं विस्पर कह रहा होता है आपकी एक्टिंग काफी खराब है, आपको अपनी एक्टिंग को सुधारना चाहिए। फिर वो असैसिन कहता है आखिरकार तुम एक जोशुआ हो, अगर एक तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो दूसरा तुम्हारे ऊपर जरूर असर करेगा। फिर वो असैसिन फिर से हेलोवेन से आइजैक के गले के ऊपर अटैक कर देते हैं और आइजैक भी एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए कहता है दो हेलोवेन भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम कमीने लोग, तुम्हें क्या लगता है कि एक जोशुआ हेलोवेन के सामने इतने आसानी से झुक जाएगा। फिर वो असैसिन कहते हैं वो अभी भी बात कर सकता है, सभी लोग उसके ऊपर अटैक करो। फिर उसके बाद वो सभी असैसिन आइजैक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग आइजैक के ऊपर अटैक करते हुए खुद ही थक जाते हैं और हाफने लगते हैं। और आइजैक लाट टपकाते हुए कहता है अगर तुम शायद और 50 हेलोवीन से मेरे ऊपर अटैक करते हो तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। और उसे देखकर वो असैसिन सोचने लगते हैं आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, हमारे पास तो हेलोवीन भी खत्म हो गया है। फिर आइजैक सोचने लगता है अब यहाँ रुकने का कुछ फायदा नहीं है, सभी मानव को ऑब्जर्व करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। फिर उसके बाद आइजैक नीचे कर बेहोश होने का एक्टिंग करने लगता है। उसे देखकर वो असैसिन सोचने लगते हैं आखिरकार वो बेहोश हो गया। फिर तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है आइजैक जोशुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर उसके बाद जब वो अपने हुडी को उतारता है उसे देखकर आइजैक कहता है ये तो काउंट मोलिक है। और गाइज ये वही आदमी है जिसने अपने बेटे को टीम अजुरे से निकाल दिया था और आइजैक ने इससे कहा था कि तुम्हें अपने ही फैसले के ऊपर अफसोस होगा। फिर वो मनी मन आइजैक को गाली देते हुए सोचने लगता है तुम्हारे वजह से हमारा हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन आखिरकार अब मैं अपने बदले को ले सकता हूँ। फिर उसके बाद काउंट मोलिक आइजैक के पास आते हुए कहता है वो अभी तक मरा नहीं है ना। फिर असैसिन कहता है हमने इसके ऊपर बहुत सारे हेलोवीन नीडल का अटैक किया है क्योंकि वो बेहोश नहीं हो रहा था, इसलिए हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं था, क्या हमें इन हेलोवीन नीडल को निकाल देना चाहिए। फिर काउंट मोलिक कहता है एक भी सबूत मत छोड़ो, देखकर ऐसा लगना चाहिए कि इस काम को किसी डीमन ने किया है। फिर आइजैक विस्पर से कहता है मैं क्या करूँ, अगर मैं अचानक से खड़ा हो जाता हूँ तो उन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। फिर विस्पर कहता है कोई बात नहीं, आपने पहले भी ऐसे कई सारे काम किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा प्रीस्ट बनने का एक्टिंग करेंगे। फिर आइजैक उसके गले को दबाते हुए कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। उसे देखकर वो असैसिन हैरान होते हुए कहते हैं ये कमीना कहीं का अभी भी हिल रहा है, ये अभी भी होश में है, इसे पकड़ के रखो।
हमें इसे ऐसे दिखाना है जैसे कि इस काम को डीमन ने किया है। हमें इसके पहले गले को काटना होगा। और वहीं आइजक सोच रहा होता है मैंने सभी मानव को अभी भी अब्सॉर्ब नहीं किया है। फिर वो सभी असैसिन अपने चक्कू बक्कू से आइजक के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। फिर उसके बाद तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से अपने स्वॉर्ड से उन असैसिन को खत्म कर देता है। और उसे देखकर काउंट मोलिक भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगता है ये तो एक स्वॉर्ड मास्टर है। फिर काउंट मोलिक कहता है एक स्वॉर्ड मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। और गाइस ये क्राउन प्रिंस होता है जो अपने शॉट को जैसे ही आगे करता है उससे निकल रहे मैजिक पावर की वजह से काउंट मोलिक गिर जाता है। उसे देखकर आइजक सोचने लगता है ये तो मैजिक है। फिर विस्पर कहता है मास्टर ये आपके कंपेयर में कुछ भी नहीं है लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है। फिर उसके बाद काउंट मोलिक उठते हुए कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम एक नोबल आदमी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। फिर वो बहुत तेजी से उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है जिसे देखकर काउंट मोलिक काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है मैं उसके फुट स्टेप का एक आवाज तक नहीं सुन पाया। फिर उसके बाद वो दरवाजे की तरफ से भागने लगते हैं लेकिन दरवाजा के सामने कीना आ जाता है जिसे देखकर काउंट मोलिक कहता है लॉर्ड कीना प्लीज मेरी मदद करो प्लीज मुझे बचा लो मैं आपको बाद में सभी बातों को समझा दूंगा। फिर कीना कहता है काउंट मोलिक अगर तुम जरा सा भी हिले तो तुम यही मारे जाओगे। ट्रेनिंग के लिए मुझे ऐसे की जरूरत है आखिर लोग मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ जाते हैं। फिर काउंट मोलिक कहता है तुम ये क्या कर रहे हो मैं यहाँ मदद के लिए हूँ इससे तुम्हारा ही फायदा है। अगर कोई गॉड उसे चुन लेता है तो पॉप का क्या होगा उसके बाद तुम अगला पॉप नहीं बन पाओगे। फिर कीना कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने जबरदस्त माना को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा क्या वो हाउस ब्लैक के लोग थे। फिर तभी आइजक वहाँ आता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कौन सा गॉड मुझे चुनने वाला है। फिर आइजक उसके पास आते हुए कहता है अगर पॉप ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्या ये उनके गॉड में से एक है। फिर वो अपना लाट टपकाते हुए कहता है क्या वो गॉड ऑफ फॉर्चून है। फिर काउंट मोलिक कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर आइजक कहता है झूठ मत बोलो तुम्हें इसके बारे में पता है। फिर कीना क्राउन प्रिंस के पास आते हुए कहता है ऐसे लगता है आप अंडर कवर रहकर काम कर रही हैं तो मैं फॉर्मेलिटीज को छोड़ता हूँ पर ऐसा लगता है आपकी वजह से आपके सर्वेंट को काफी दिक्कत होता होगा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है इन्हें पहले रॉयल पैलेस में लेकर जाना होगा। फिर कीना कहता है नहीं इन्हें पहले सिंटा सिटिस में लेकर जाना होगा। फिर तभी पीछे से कोई आवाज आता है और वो कहता है नहीं ये लोग सबसे पहले हाउस अजूरे में जाएंगे। और ये कहने वाला होता है पैट्रिया जो गुस्से से कहता है आखिर इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करने की। जिसे देखकर तो काउंट मोलिक की चीखें निकल जाती हैं। उसे देखकर कीना कहता है ऐसा लगता है वो हाउस अजूरे जाएगा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है वैसे भी उसके लिए वो जगह ज्यादा बढ़िया है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ कोई क्राउन प्रिंस को कहता है प्रिंस आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए पहले से ही वो शक के घेरे में है लेकिन फिर भी वो गया और ग्रेट डीमन के रून का इंस्पेक्शन किया। और गाइस रून का मतलब यहाँ उसी कोर्ट से है जिसे सबनाक ने आइजक के लिए लिखा था। और गाइस जो क्राउन प्रिंस से बात कर रहा था वो कार्डिनल ब्लैक होता है और इसका नाम यान बराग होता है जो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा बेवकूफ होगा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है और क्या ये बेवकूफी नहीं है कि आइजक को मारने के लिए मोलिक को एसासिन दिया जाए तो इसका मतलब गाइस काउंट मोलिक को एसासिन कार्डिनल ब्लैक ने दिया था। फिर कार्डिनल ब्लैक कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम उससे ज्यादा ही नजदीकी बढ़ाना चाहते थे। फिर क्राउन प्रिंस कहता है तुम ये क्या कह रहे हो मुझे यकीन है अगर तुम उसे एसासिन से बचाते तो वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करते। और जोशुआ के लोग जो अपने कर्ज को चुकाए बिना फांसी पर लटकना पसंद करेंगे वो अपने आप ही तुम्हारी लॉयल्टी के लिए शपथ ले लेंगे। उसकी बातें सुनकर क्राउन प्रिंस सोचने लगता है क्या रेडिकुलस है क्या हाउस ब्लैक के लोगों की सोच ऐसी है। क्राउस ऑफ द नॉर्थ जहाँ पे कोई भी मेथड ना तो बुरा है और ना ही गलत है वहाँ के कोल्ड ब्लडेड लोग डिमन को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यहाँ तक कि डिमन का भी यूज कर सकते हैं। फिर क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है एक स्कॉलर के तौर पे तुम आइजक के जवाब में इंटरेस्टेड थे कि स्केलेटन किंग को कैसे हराया जाए। फिर कार्डिनल ब्लैक कहता है मैं जरूर होता अगर सच में इसे उसी ने ही लिखा होता। उस बच्चे के बारे में सोचना बंद करो। ब्लैक के पेंटागन के ठीक बाद हेरेटिक ट्रायल होगा अगर उसे अपने बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका मिल जाता तो बात कुछ और होती। फिर वो एक लेटर को मोड़कर फेंकते हुए कहता है लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अजूरे जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब गाइस शायद कार्डिनल ब्लैक भी जानता है कि आइजक को किस गॉड ने चुना है और उसे ये भी पता है कि हेरेटिक ट्रायल में कुछ तो झोल होने वाला है। फिर उसके बाद जोशुआ रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिलाई कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है शायद उसे एविल गॉड चुन सकता है लेकिन उसकी किडनैपिंग करना क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। भले मैं जानता हूँ वो अनफेथफुल है फिर भी और उसके साथ पैट्रियाच और गोवेल भी होते हैं। फिर रिलाई कहता है मुझे नहीं लगा था कि कार्डिनल ब्लैक ऐसा करेगा। फिर पैट्रियाच कहता है कल कोर्ट सिलेक्शन है आइजक वहाँ नहीं रहेगा। फिर रिलाई कहता है पर ऐसा क्यों। फिर पैट्रियाच कहता है ये उसी वजह से है और वहीं गोवेल अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है ये ठीक नहीं है। फिर वो अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहता है उसे गॉड सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। फिर पैट्रियाच कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या हमने नहीं कहा था कि आइजक को प्रोटेक्शन की जरूरत है क्या तुम वहाँ सभी के सामने इविल गॉड को आइजक को चुनते हुए देखना चाहते हो। फिर गोवेल कहता है इविल गॉड उसे नहीं चुनेगा बल्कि उसे अल्टीमेट गॉड चुनेगा उसकी फेथ की कोई चिंता नहीं है हम उसे भेज सकते हैं। फिर वो सोचने लगता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था लेकिन ये निराश होते हुए बैठे रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर रिलाई कहता है क्या सच में अल्टीमेट गॉड। फिर पैट्रियाच कहता है अल्टीमेट गॉड ने किसे चुना। फिर गोवेल कहता है आखिर आइजक के अलावा कौन हो सकता है। ऑर्डिनेशन सेरेमनी के दौरान अल्टीमेट गॉड ने
मैंने आइजक को चुना था, इसलिए उसे जाने दो। फिर पैट्रियार्च कहता है तुमने नशा वशा किया है क्या? अगर ऐसी बात है तो अपना बकवास बंद करो और जाकर सो जाओ। फिर गोवेल कहता है नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं सीरियस हूँ, मैंने इस रिपोर्ट को हाउस बेरिट से देखा है। तो गाइस, हाउस बेरिट और हाउस गोल्ड सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो वो आइजक को क्यों अडॉप्ट करना चाहेंगे। आइजक ने उनके प्रपोजल को मना कर दिया, इसलिए वो आइजक को टारगेट बना रहे हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि गॉड सिलेक्शन को सभी लोग नहीं देख पाए। क्या आप नहीं समझते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर रिलाई कहता है ब्रदर, तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर तुम किसी चीज से परेशान हो या थके हुए हो तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। फिर गोवेल वहाँ से जाते हुए कहता है अगर मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आखिरकार उनसे बदला लेने का हमारे पास एक तरीका है, लेकिन इसे छोड़ो, हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मैं आइजक को लेकर इस हाउस से निकल जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर रिलाई सोचने लगता है क्या वो सच में इसके लिए सीरियस है। फिर पैट्रियार्च कहता है तो जो तुम बोल रहे हो क्या वो सच है? फिर गोवेल पे चिल्लाते हुए कहता है मैंने कितना बार तो कहा ये बात सच है। फिर पैट्रियार्च कहता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हो गया है? तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट भी अल्टीमेट गॉड का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर गोवेल कहता है तो क्या इतना कुछ सुनने के बाद आखिरी में आपने यही नतीजा निकाला? उसकी बात सुनने के बाद पैट्रियार्च सोचने लगता है आइजक अब बिल्कुल एक अलग ही खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की बात कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी हजम कर सके, लेकिन उसे अभी हेरेटिक ट्रायल से बचना चाहिए। फेथ मायने नहीं रखता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेजर गॉड के भी गॉड है, उनकी इच्छा को कोई मना नहीं कर सकता। फिर तभी वहाँ एक सर्वेंट आते हुए कहता है मेरे लॉर्ड, एक बुरी खबर है, हाउस रेड आइजक के खिलाफ हेरेटिक ट्रायल को शुरू करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें ब्लैक के पेंटागन के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अनाउंसर कह रहा होता है सेरेमनी का दूसरा पार्ट अब शुरू होगा, गॉड सिलेक्शन सभी लोगों के सामने होगा, इसलिए कोई भी गड़बड़ी करने के बारे में सोचना भी मत। और वहीं शूरी काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पर इन्क्विजिटर हर जगह होते हैं और ये सब आइजक की वजह से हुआ था। और वो मन ही मन में आइजक को गाली देते हुए सोचने लगता है आखिर तुमने इन लोगों के साथ क्या किया है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो इन्क्विजिटर आइजक से कह रहे थे तो मान लो कि तुम स्केलेटन किंग को सर्व करते हो, तुम्हारा नाम उस ग्रेट डीमन के छोड़े गए कोड में लिखा हुआ था। फिर आइजक कहता है तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो इन्क्विजिटर कहता है स्केलेटन किंग ने गॉड के सामने घुटने टेके और पश्चाताप किया, लेकिन अभी भी उसकी लेगेसी जिंदा है। तभी आइजक गुस्सा हो जाता है और कहता है घुटने टेक कर पश्चाताप करना, तुम कमीने लोग क्या बकवास कर रहे हो। फिर उसके बाद वो टेबल को पटकते हुए कहता है ऐसा कुछ भी उस कोड में नहीं लिखा हुआ था। पर जब उसे ये समझ में आता है कि उसने क्या गलती कर दी तो इसके लिए उसे देर हो गया होता है। फिर वो इन्क्विजिटर कहते हैं तो क्या सच में तुम्हें उन कोड को पढ़ने आता है? फिर दूसरा कहता है अब तुम पकड़े गए हो, हम तुम्हें ब्लैक के पेंटागन में देख लेंगे। उन्हीं बात को याद करके सूरी सोच रहा होता है तुम इतने सिंपल ट्रिक में कैसे फंस गए? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुमसे पूछताछ करने के लिए इतना समय तक इंतजार क्यों किया? पर वहीं आइजक हंस रहा होता है। फिर सूरी आइजक को देखकर सोचने लगता है वह ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हें इविल गॉड ने चुना है और जब निजेर को रेड गॉड चुनेगा तो वो इविल गॉड को पनिश करेगा और वहीं पे तुम्हें मार दिया जाएगा और हाउस अजूरे के सभी लोगों को हेरेटिक बता दिया जाएगा। आखिर वो इस समय क्या सोच रहा है? और वहीं आइजक गॉड ऑफ गोल्ड, गॉड ऑफ रिचेस और गॉड ऑफ फॉर्चून के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि काउंट मोलेक से उसे इतना तो पता चल गया था कि उसे पिछले सेरेमनी में किसी बड़े गॉड ने चुना था। फिर निजेर सोच रहा होता है जितना हो सकता है उतना हंस लो क्योंकि बाद में तुम्हें हंसने का भी समय नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता कि तुम हमारे इंट्रोगेशन से कैसे बच निकले, लेकिन अब मैं तुम्हें सबके सामने बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही रेड गॉड मुझे चुनेंगे मैं उन्हें यहाँ समन कर दूंगा। अगर तुम एक इविल गॉड को चुनते हो तो तुम्हें जरूर डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। फिर वहाँ के ऑडियंस को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या सच में आज हाउस अजूरे बर्बाद होने वाला है। उन्होंने कहा है कि वो इसके सबूत को सभी लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। और वही निजेर सोच रहा होता है हाँ, उसे सभी लोगों के सामने एक्सपोज करना ये हेरेटिक इन्वेस्टिगेशन से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर अनाउंसर कहता है गॉड सिलेक्शन सेरेमनी शुरू होता है, प्लीज दिए गए मार्बल में अपने होली एनर्जी को डालकर गॉड को बुलाओ। फिर शूरी भी वैसे करते हुए कहता है मैं अजूरे गॉड को प्रे करता हूँ। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है अगर उसे एविल गॉड ने चुन लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ आइजक हंसते हुए कहता है मैं गॉड ऑफ रिचेस, गॉड ऑफ मनी, गॉड ऑफ फॉर्चून और ऐसे ही और नाम लेने लगता है। पर उसे देखकर शूरी कुछ और ही सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मार्बल गोल्डन कलर में चमकने लगता है और वहीं आइजक उसे देखकर स्माइल करते हुए सोचने लगता है गोल्ड तो इसका मतलब ये गॉड ऑफ गोल्ड है, गोल्ड मतलब मनी, मेरे पास आ जाओ गॉड ऑफ गोल्ड। फिर वो मार्बल और चमकने लगता है जिसे देखकर आइजक सोचने लगता है वो आ रहा है। फिर तभी दिखाया जाता है मार्बल का कलर बदल जाता है और उसके एनर्जी से उसके पीछे किसी तरह का साइन बन जाता है। उसे देखकर आइजक हक्का बक्का हो गया था और वहीं विस्पर कहता है अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पर विस्पर काफी होशियार लगता है क्योंकि वो सिर्फ एक साइन को ही देखकर समझ गया कि हाउस गोल्ड आइजक के पीछे क्यों पड़ा था। फिर उसके बाद आइजक चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। पर वहीं निजेर को ऐसे लग रहा होता है कि आइजक को इविल गॉड ने चुन लिया है और शूरी भी ऐसा ही सोच रहा था। फिर निजेर आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है मैं इस सच्चाई को सभी के सामने एक्सपोज करूंगा। पर तभी आइजक उस मार्बल को फेंक देता है जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे देखकर शूरी चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल कहीं के, क्या तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। फिर निजेर भागते हुए कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने
उसे फेंक दिया तो क्या हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे? और वहीं निजर भागते हुए सोचने लगता है ये और भी ज्यादा बेहतर है, इससे लोगों का शक और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, मैं तुम्हें सभी के सामने जरूर एक्सपोज कर दूंगा। फिर तभी वहाँ आइजैक के पास इंक्विजिटर आते हुए कहते हैं, लॉर्ड आइजैक जोशुआ, यहीं रुक जाओ, हमें इसे वेरीफाई करना है कि तुम्हें किस गॉड ने चुना है। अगर तुम्हें एविल गॉड ने चुना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर तभी आइजैक जमीन पर लोटपोट करते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ, इसे नहीं गिना जाएगा। फिर तभी एक इंक्विजिटर को वो मार्वल मिल जाता है। फिर तभी नेजर उस मार्वल को लेते हुए कहता है, आइजैक अब तुम्हारा लाइफ यहीं पर खत्म होता है, देखो तुम्हें किस गॉड ने चुना है। पर उसे देखकर वो इंक्विजिटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ये साइन तो ग्रेटेस्ट गॉड सुप्रीम गॉड का है। और उसे देखकर निजेर की भी हालत पतली हो गई थी। फिर तभी ऑडियंस बात करने लगती है, इसे पहले कभी नहीं देखा गया है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हाउस अज़ूरी करप्ट है? पर देखकर ऐसा लगता है कि वो करप्ट हो ही नहीं सकते। और वहीं कार्डिनल बैरेट भी सोच रहा होता है, तो ये बात सच था। फिर शूरी कहता है, क्या तुमने ये जानने के बाद भी मार्वल फेंका कि तुम्हें सुप्रीम गॉड ने चुना है? फिर आइजैक कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं शूरी कह रहा होता है, गॉड प्लीज इस कमीने को बचा लो। फिर तभी वहाँ कुछ चिल्लाते हुए कहता है, मुझे गॉड ऑफ फॉर्चून ने चुना है। फिर तभी आइजैक बहुत तेजी से उसके पास आ जाता है, क्या तुमने अभी कहा था कि तुम्हें गॉड ऑफ फॉर्चून ने चुना है? इसे मुझे दे दो, मेरे साथ इसे बदलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो उसके बालों को खींचते हुए कहता है, इसे मुझे अभी के अभी दो। और वहीं इस बात से निजेर काफी गुस्सा हो रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कार्डिनल और एम्परर थे और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर कार्डिनल व्हाइट कहती है, अच्छा तो वो लोग इस तरह से ध्यान रखने की बात कर रहे थे, जिसकी बातें सुनकर पैट्रियार्च को हंसी आ जाती है। फिर कार्डिनल व्हाइट कहती है, लॉर्ड कार्डिनल आज आप काफी खुश दिख रहे हो। फिर एम्परर कहते हैं, ड्यूक जोशुआ अपने ग्रैंडसन की वजह से खुश है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसे चुना है। फिर पैट्रियार्च भी कहता है, हाँ वो हमारे एम्पायर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, जिसकी बातें सुनकर कार्डिनल बैरेट की जल रही होती है। कार्डिनल रेड इसे मजे से देख रहा होता है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, ये तभी पॉसिबल है जब असल में उसने समन किया हो, नहीं तो ये कोई और भी कर सकता है। जब वो समन करेगा और वे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये मायने रखेगा, नहीं तो ये बेकार है। फिर पैट्रियार्च कहता है, तुमने कहा कि ये कोई भी कर सकता है, तो तुम्हारा अपना हाउस इससे पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाया? उसकी बातें सुनकर कार्डिनल बैरेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एम्परर कहता है, अकेला उसे चुना गया है और मैं भी इस बात से खुश हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। फिर कार्डिनल बैरेट सोचने लगता है, कीना के चुने हुए गॉड की मदद से मैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने सोचा था अब वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। मैंने उसे सपोर्ट करने की पूरी मदद की क्योंकि उसे गॉड ऑफ फॉर्चून ने चुना था, लेकिन वो सुप्रीम गॉड के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उसमें टैलेंट है, लेकिन उसका टैलेंट सुप्रीम गॉड को समन करने के लिए काफी नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकना होगा, भले ही इसके लिए मुझे सुप्रीम गॉड को भी रोकना पड़े। और वहीं आइजैक को दिखाया जाता है जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। फिर आइजैक कहता है, उन्हें इसे वापस लेने के लिए मजबूर करो। फिर शूरी कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें इससे नफरत है, लेकिन तुम पढ़ाई के लिए पहले से ही तैयार दिख रहे हो। फिर आइजैक कहता है, आखिर इसमें गॉड सिलेक्शन को रिवर्स करने का तरीका क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी बातें सुनकर सूर्य सोचने लगता है, ये सच में पागल है। फिर वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उन्हें इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो, तुम्हें तो इसके बदले खुश होना चाहिए। फिर आइजैक उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? फिर शूरी घबराते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जानना चाहता। फिर वो कहता है, तुम्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुन लिया है, मुझे लगता नहीं कि इसे वापस करने का कोई तरीका है। फिर आइजैक कहता है, मैंने उन्हें फेंक दिया। फिर शूरी कहता है, तुम्हें इनकी कम से कम इतनी जरूरत होगी कि तुम समनिंग का दौरान टिक पाओ। और गाइस ये शायद किसी तरह का पोशन है जो शायद उसके मानव को जल्दी रिकवर करने में मदद करेगी। फिर आइजैक कहता है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिर शूरी कहता है, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि एक हायर लेवल का गॉड तुम्हें सपोर्ट करे? फिर आइजैक कहता है, पर क्यों? फिर शूरी कहता है, क्योंकि हाउस रेड तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वे अपने रेड गॉड को समन करेंगे और तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। वो वेरीफाई करा लेंगे कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी फेथ नहीं है। अगर तुम्हारे साथ सुप्रीम गॉड रहेगा तो वो रेड गॉड को रोक लेगा, जिससे तुम मरने से बच जाओगे। फिर आइजैक कहता है, तो जो तुमने अज़ूरे गॉड चुना है उसे मुझे दे दो, वो रेड गॉड को रोकने के लिए काफी होगा, नहीं तो गॉड ऑफ लाइट दे दो, वो गोल्ड को खोजने में माहिर है। फिर शूरी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आइजैक सोचने लगता है, क्या कोई अपर गॉड मेरी बात सुनेगा? फिर विस्पर कहता है, आपको पहले से ही प्लान बी बना लेना चाहिए। फिर हमें एक हफ्ते बाद गॉड समनिंग के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ऑडियंस बात कर रही थी, क्या आज हम सच में सुप्रीम गॉड को दिखने जा रहे हैं? फिर दूसरा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? गॉड सिलेक्शन और गॉड समनिंग बिल्कुल एक अलग ही चीज है। क्या तुम्हें सच में लगता है सुप्रीम गॉड को समन करना पॉसिबल है? क्या तुमने उसके फेथ के बारे में रूमर्स को नहीं सुना है? क्या रेड गॉड उसे मार नहीं डालेगा? फिर नेजेर सोचने लगता है, चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश कर ले, तुम्हारा खेल अब यहीं खत्म होता है। रेड गॉड ने तुम्हें मारने का वादा किया है। फिर वो आइजैक को कहता है, आइजैक आज तुम्हें रेड गॉड के सामने मार दिया जाएगा। फिर आइजैक सोचने लगता है, वो फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गया, आखिर ये लोग सुधरते क्यों नहीं है? फिर तभी पीछे से कार्डिनल बैरेट आते हुए कहता है, वो गलत नहीं है, तुम्हारी बॉडी समनिंग को झेल नहीं पाएगा। उसकी बातें सुनकर आइजैक मनी मन कहता है, आखिर ये कमीने मुझे ही परेशान करने के लिए क्यों आते हैं? फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट
गॉड को समन करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसकी बातें सुनकर निजर काफी हैरान हो जाता है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है लेकिन उसे समन करने के बाद उसे हमें दे दो। फिर तभी आइजैक के सामने रिलाई आ जाता है और वो कहता है इस तरह का ऑफर देना बेकार है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है तो ठीक है, मैं इसके बदले गॉड ऑफ फॉर्चून को देता हूँ। फिर आइजैक कहता है ठीक है मुझे दे दो, पर रिलाई उसके मुंह को बंद कर देता है और वो सोचने लगता है ये उतना भी बेकार ऑफर नहीं है। वैसे भी गॉड ऑफ फॉर्चून भी एक हायर गॉड है, वो रेड गॉड को रोकने के लिए काफी है। इसके अलावा अगर हम उनके ऑफर को नहीं मानते हैं तो आइजैक का समनिंग के दौरान मरने का खतरा बढ़ जाएगा। इस प्यारे बच्चे को मरते हुए देखने से कहीं बेहतर है जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। फिर उसके बाद वो लोग कार्डिनल बैरेट के ऑफर को मान लेते हैं। फिर तभी कार्डिनल बैरेट का वहाँ एक आदमी आते हुए कहता है कार्डिनल हमें मैसेज मिला है कि समनिंग ऑर्डर को अब बदल दिया गया है, अब निजेर आइजैक से पहले समनिंग करेगा। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है क्या सच में ऐसा कर दिया गया है? फिर तभी वहाँ पैट्रियार्च आते हुए कहता है ऐसे लगता है कि हाउस रेड के कमीने ने हाउस ब्लैक के कमीने लोगों को रिश्वत दी है, इसका ध्यान मैं अच्छे से रखूंगा। फिर तभी वहाँ ऑडियंस बात करने लगती है क्या आइजैक से पहले निजेर समनिंग करेगा? इसका मतलब वो आइजैक को मारने का इरादा रख रहे हैं। ऐसे लगता है कि कार्डिनल अजूरे कार्डिनल ब्लैक के फैसले के खिलाफ है, शायद हाउस रेड ने हाउस ब्लैक के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं कार्डिनल अजूरे क्या करते हैं। फिर दिखाया जाता है पैट्रियार्च एक गोल्ड से भरे बक्सा को लेकर आ जाता है और कहता है ये लो पैसा और ऑर्डर को अभी के अभी बदलो। जिसे देखकर रिलाई और शूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ की ऑडियंस बात करने लगती है क्या कार्डिनल अजूरे खुलेआम कार्डिनल ब्लैक को रिश्वत दे रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्डिनल ब्लैक उन पैसों को खुलेआम ले लेगा। फिर कार्डिनल ब्लैक कहता है सच में तुम मुझे काफी ज्यादा रिश्वत दे रहे हो, जिसकी बात सुनकर वहाँ की ऑडियंस भी काफी हैरान हो जाती है। फिर तभी वहाँ आइजैक आते हुए कहता है रुक जाओ ग्रैंडफादर, हम जोशुआ हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर नहीं पैट्रियार्च ऐसा मत करो। उसकी बातें सुनकर वहाँ की ऑडियंस कहती है ये एक असली सेंट कैंडिडेट है, यही हमें फ्यूचर में सच्चाई और अच्छाई का रास्ता दिखाएगा। फिर अगले ही पल आइजैक कहता है अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा है तो इनके बदले मुझे दे दो, जिससे ऑडियंस का मुंह ही बन जाता है। फिर तभी वहाँ एक हाउस रेड का आदमी आते हुए कहता है ये सोचने की आप ऐसा करेंगे पैट्रियार्च, क्या ये आपके फेथ के खिलाफ नहीं है? फिर पैट्रियार्च कहता है हमारा फेथ कमजोर और जरूरतमंदों को प्रोटेक्ट करता है और मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं अपने हाउस के कमजोर और जरूरतमंद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये हमारे फेथ के खिलाफ नहीं है। फिर कार्डिनल ब्लैक सोचने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी दूर तक चला जाएगा। फिर वो कहता है पैट्रियार्च आपको ऐसा देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाउस रेड से काफी कुछ ले लिया है। फिर पैट्रियार्च कहता है तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें नहीं पता कि हाउस रेड का जब वो बच्चा अपने गॉड को समन करेगा तो क्या होगा? फिर वो हाउस रेड का आदमी कहता है पैट्रियार्च क्या आपको आइजैक अजीब नहीं लगता? पर पैट्रियार्च पहले से ही जानता है कि वो कितना ज्यादा अजीब है। फिर वो आदमी कहता है पैट्रियार्च अब ऑर्डर को नहीं बदला जा सकता। फिर कार्डिनल ब्लैक कहता है हाँ इसे तुम भी नहीं बदल सकते, इसलिए दोनों सेम टाइम पर गॉड समनिंग करेंगे। उसकी बात सुनकर वो हाउस रेड का आदमी कहता है कार्डिनल ब्लैक आप ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार हमने आपको इतना ज्यादा पैसा दिया है। फिर कार्डिनल ब्लैक कहता है तो अपने गॉड को समन करने के लिए जल्दी तैयार हो जाओ या तुम डर रहे हो? फिर हाउस रेड का वो आदमी सोचने लगता है यहाँ बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा, ऑर्डर को सिर्फ कार्डिनल ब्लैक ही तय कर सकता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है पर हम इसे याद रखेंगे, इस फैसले से हाउस ब्लैक और अजूरे को पछतावा होगा। फिर उसके बाद आइजैक कहता है ग्रैंडफादर। फिर पैट्रियार्च आइजैक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें किसी को भी समन करने की जरूरत नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो हाउस रेड का बच्चा कौन से गॉड को समन करेगा, हम फेथ ऑफ अजूरे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और वहीं आइजैक भी चमकते हुए चेहरे से पैट्रियार्च को देखने लगता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पैट्रियार्च आइजैक को कह रहे थे चिंता मत करो, अगर तुम किसी को भी समन नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता हाउस रेड कौन से गॉड को समन करते हैं, हाउस अजूरे तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। फिर आइजैक भी पैट्रियार्च को चमकते हुए आंखों से दिखने लगता है और उंगलियों से एक तरफ इशारे करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो रिश्वत के वो बक्से मुझे दे दो। और ये कहते हुए उसके मुंह से लार टपक रहे थे। उसे देखकर पैट्रियार्च बाहर से तो स्माइल कर रहा था लेकिन वो अंदर से गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट्रियार्च ने उसके सिर पर 2 आलू उगा दिया था और उसके पीछे शूरी होता है जो कहता है आइजैक तुम क्या सोच रहे हो, निजेर गॉड ऑफ क्रिमिनल लॉ को समन करने वाला है जो उनका मेन गॉड है। फिर आइजैक कहता है ये तो और भी ज्यादा बेहतर है, वैसे भी मैं हाउस गोल्ड से डील करने के बाद इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहता था। फिर शूरी कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर दिखाया जाता है आइजैक चूड़ी की तरह किसी चीज को पहना होता है और उसे दिखाते हुए आइजैक कहता है उन्होंने जो ये चीज मुझे दी है इस पर जरूर किसी तरह का स्पेल को कास्ट किया गया है, मैं इसे खोलने के बाद चोट लगने का नाटक करने वाला था और उन्हें इसके लिए दोष देने वाला था। उसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है ये जानने के बाद भी तुमने इसे ले लिया। फिर आइजैक सोचने लगता है अपर गॉड मेरे सोल को पहचान लेगा, इससे पहले कि कोई और ग्रेटर गॉड को समन करे मुझे इन्फॉर्मरी भेज दिया जाता, मुझे लगता है सुप्रीम गॉड से इन सभी को सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन नीजर अब गॉड ऑफ क्रिमिनल लॉ को समन करने वाला है जो अब सब कुछ बदल देता है। फिर वो एक केवल स्माइल करते हुए सोचने लगता है मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हमसे हाउस रेड दोबारा उलझने की कोशिश ना करे। फिर उसके बाद निजेर सोचने लगता है मेरे अपने गॉड को समन करने के बाद तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आइजैक। फिर उसके बाद वो दोनों गॉड समनिंग के लिए स्टेज में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें शुरू करने के लिए कहा जाता है। फिर निजेर चिल्लाते हुए कहता है मैं पहले करूंगा।
फिर उसके बाद वो अपने माना को रिलीज करने लगता है और वहाँ से जबरदस्त माना रिलीज होने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ की ऑडियंस बात करने लगती है, देखो हाउस रेड का मेन गॉड, गॉड ऑफ क्रिमिनल समन होने वाला है। और वहीं निजेर भी कह रहा था मैं समन करने में कामयाब हो गया। फिर उसके बाद हमें आइजक को दिखाया जाता है और वो भी अपने माना को रिलीज करने लगा था और वहाँ से भी एक जबरदस्त माना रिलीज होने लगा था, जिसे देखकर ऑडियंस बात करने लगती है, वो क्या है, क्या वो सच में सुप्रीम गॉड को समन करने वाला है। उसकी बातें सुनकर निजेर उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, सिर्फ समन करना ही काफी नहीं है बल्कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना भी जरूरी है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी समय है। फिर उसके बाद निजेर प्रेयर करते हुए कहता है, मेरे गॉड उस बच्चे के सोल को एग्जामिन करो और उसे पनिश करो, उसने इस दुनिया के नियमों को तोड़ा है। फिर तभी उसका गॉड समन होते हुए कहता है, आखिर कौन वो बच्चा है जिसने छोटे सेंट होने का दावा किया है। फिर उसके बाद विस्पर डरते हुए कहता है, हम सच में खत्म होने वाले हैं। फिर आइजक कहता है, सब ठीक है, चिंता मत करो। फिर विस्पर आइजक को जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। फिर हाउस रेड के जो लोग थे उनमें से एक कहता है, क्या वो सच में सुप्रीम गॉड को समन करने वाला है। फिर वो लंबे बालों वाला आदमी कहता है, सब ठीक है, लॉर्ड निजेर अपने काम को जल्दी कर रहे हैं, वो जरूर पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर तभी वहाँ पर उनका गॉड ऑफ क्रिमिनल लॉ समन हो जाता है। फिर उसके बाद वो गॉड कहता है, क्या ये वही बच्चा है जिसने स्केलेटन किंग की उंगली को निगल लिया था। फिर निजेर कहता है, हाँ वो एक अनफेथफुल हेरेटिक है, प्लीज उसे पनिश करे। फिर वो गॉड कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर कोई भी फेथ नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर से स्केलेटन किंग के उस घटिया मानव को महसूस कर सकता हूँ, नहीं बल्कि तुम खुद उसके पावर को यूज भी कर रहे हो, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, तुम्हारा इतना आजादी से घूमना, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं गॉड ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑर्डर देता हूँ, उसे तुरंत मार डालो। उसे देखकर रिलाई उसके पास जाते हुए सोचने लगता है, मुझे निजेर को रुकना होगा, अगर मैं उसे बेहोश कर देता हूँ तो उनका बॉन्ड टूट जाएगा। फिर तभी उसके सामने हाउस रेड के लोग आ जाते हैं जो कहते हैं, क्या तुम पॉप के ऑर्डर को भूल गए हो, यहाँ सन्नर के अलावा कोई और नहीं जा सकता, सभी चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और अगर उस बच्चे को मारा जा रहा है तो मुझे यकीन है इसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण होगा। और वहीं विस्पर रोते हुए कह रहा था, मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरा मास्टर बेवकूफ है। फिर आइजक कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक है। फिर उसके बाद वो गॉड आइजक के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसे देखकर तो विस्पर काफी डर रहा था, लेकिन आइजक स्माइल करते हुए किसी तरह के स्पेल को कास्ट करने लगता है। फिर तभी वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर रिलाई काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। फिर उसके बाद जब ब्लास्ट खत्म होने के बाद वहां से धुआं हटता है तो वो गॉड सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो गया था और वो सोचने लगा था, क्या इस बच्चे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। और आइजक को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, अब ये यहीं पर खत्म होता है। फिर उसके बाद आइजक अपने अंदर से काफी ज्यादा डार्क माना को रिलीज करने लगता है और उस डार्क माना की वजह से वहाँ के ऑडियंस को काफी दिक्कत हो रहा था। और उसे देखकर हाउस रेड के लोग कहते हैं, वो डार्क माना का यूज कर रहा है, उसने स्केलेटन किंग के एक उंगली को निगला था, इसका मतलब हाउस अजरे स्केलेटन किंग के पावर को यूज करती है, वो हेरिटिक है। और उसे देखकर रिलाई आइजक के पास जा रहा होता है। फिर गोवेल उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें भी हेरिटिक बना दिया जाएगा। फिर रिलाई कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आइजक को ऐसे ही मरते हुए खड़े होकर देख नहीं सकते। फिर तभी वो गॉड आइजक के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हाउस रेड के लोग सोच रहे थे, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसके अंदर से स्केलेटन किंग का डार्क माना एक्सपोज हो गया है, गॉड उसे जरूर पनिश करेगा। फिर उसके बाद वो लोग उसे आइजक के ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं, पर रिलाई थोड़ा हैरान होते हुए सोचने लगता है, वो गॉड आइजक के ऊपर अटैक करना रोक दिया है, क्या निजेर के समनिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है। फिर उसके बाद वो गॉड काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आइजक को दिखाया जाता है जो केविल स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये एक्सप्रेशन, इसे देखे हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर तभी वो गॉड सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि आइजक के आसपास एक बैरियर बन गया था। उसे देखकर हाउस रेड के लोग कहते हैं, क्या एक बैरियर, उसे सजा देना उतना भी आसान नहीं है। फिर तभी उसके बैरियर के सामने एक स्पेल कास्ट होने लगता है। उसे देखकर आइजक कहता है, तुम कमीने कहीं के बिल्कुल भी नहीं बदले हो। फिर दिखाया जाता है वो गॉड काफी गुस्सा होते हुए आइजक के सामने अपने किसी स्पेल को कास्ट कर रहा था और ये स्पेल सोल सर्चिंग का स्पेल था। पर जब वो गॉड सोल सर्चिंग स्पेल को कास्ट करने के बाद सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने स्केलेटन किंग का सोल आ गया था। फिर उसके बाद आइजक हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो गया गॉड ऑफ क्रिमिनल लॉ। पर उस गॉड को ऐसे लग रहा था कि उसके सोल सर्चिंग स्पेल में ही कुछ गड़बड़ी है और वो बार बार स्पेल कास्ट कर रहा था, पर हर बार उसके सामने स्केलेटन किंग आ रहा था। पर इस बात से आइजक गुस्सा होते हुए कहता है, अब बस भी करो, तुम और कितना करोगे। फिर वो गॉड परेशान होते हुए सोचने लगता है, इसे तो कीड़े में सील कर दिया गया था, क्या सील की बाइंडिंग टूट गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एकमात्र क्लोन होगा जिसे उसके मिनियंस के जरिए भेजा गया है और वो इस तरह की बातों को अपने आप को ही कह रहा होता है। उसे देखकर आइजक कहता है, क्या ये पागल हो गया है। फिर वो गॉड कहता है, तुम उस बच्चे के बॉडी में ही मर जाओगे, मैं उसके बॉडी को उसके असली ओनर को वापस करूंगा। फिर आइजक कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर वो अपने पास से कई सारे पोशंस को निकालते हुए कहता है, क्या तुम्हारा जैसा एक हायर गॉड सुप्रीम गॉड का सामना कर सकता है। यहाँ पर उसका मतलब था कि वो सुप्रीम गॉड को समन करने वाला है, फिर वो इस गॉड से निपटेगा। फिर वो गॉड हैरान होते हुए सोचने लगता है, क्या सुप्रीम गॉड ने स्केलेटन किंग को चुना है, आखिर ये क्या बकवास है, पर वो मेरे सामने झूठ क्यों बोलेगा। फिर वो गॉड कहता है, ये कोई
ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे ऊपर इसकी रिपोर्ट को देना होगा। फिर आइजैक कहता है क्या तुम ऊपर रिपोर्ट देना चाहते हो? मैं अभी स्केलेटन किंग हूँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर वो गॉड हाँ कहता है। फिर आइजैक कहता है इसका मतलब बैंडिंग टूट गई है। फिर वो गॉड कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर आइजैक कहता है उस बैंडिंग को तुम्हारे बेटे ने बनाया था। तो ठीक है, अब तुम जाओ और रिपोर्ट कर दो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे बेटे को ही सजा मिलेगी? तुम्हें भी उसके साथ सजा मिलेगी। फिर वो केवल स्माइल करते हुए कहता है अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो ये बहुत मजेदार होगा। हमारे लिटिल रेड गॉड को प्रमोशन की बहुत ही जरूरत है। अगर ऊपर वाले को पता चल गया तो तुम्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा और वो शायद तुम्हें मार भी सकते हैं। उसकी बातें सुनकर वो गॉड काफी परेशान होते हुए कहता है ठीक है बताओ तुम क्या चाहते हो? फिर आइजैक कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसकी बातें सुनने के बाद वो गॉड एक पल के लिए कहता है ठीक है, पर जब अगले पल उसे समझ में आता है कि उसने क्या कहा, फिर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ? फिर वो सोचने लगता है डिमन किंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो अभी एक प्रीस्ट है। ये काफी शर्मिंदगी की बात है कि एक डिमन किंग प्रीस्ट है। फिर वो गॉड आइजैक के पास आते हुए कहता है अभी तुम्हारा नाम क्या है? फिर आइजैक कहता है मेरा नाम आइजैक है। फिर वो गॉड कहता है तुम्हारा पूरा नाम क्या है? फिर आइजैक कहता है मेरा नाम आइजैक जोशुआ है। फिर वो गॉड गुस्सा होते हुए सोचने लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो हेवन के 5 गॉड में से एक है और शायद वो असुर गॉड के बारे में बात कर रहा है। फिर आइजैक स्माइल करते हुए सोचने लगता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते और न ही वापस जाकर तुम मेरी रिपोर्ट कर सकते हो। मेरी बात को मानने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। फिर वो गॉड कहता है तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? फिर आइजैक कहता है मैं तो बस शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर वो गॉड कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा? फिर आइजैक कहता है मैं जिंदगी भर कष्ट रहा लेकिन अब मेरे पास एक नॉर्मल बॉडी है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा? क्या तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो कि मैं बिना फेथ के कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? चिंता मत करो, मैं सच में इसके लिए थैंकफुल हूँ कि मैं तुमसे इस बॉडी में मिल पाया। फेथ सिर्फ एक रिस्पेक्ट का दूसरा फॉर्म है और इसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दिखाया जाता है, तो इसे करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। फिर वो गॉड सोचने लगता है क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? फिर आइजैक कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। मुझे पता है कि एक इंसान की बॉडी गॉड के सामने कमजोर है, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं घूम घूम कर अपने आप को स्केलेटन किंग बताऊंगा। मैं तो बस इस इंसानी बॉडी के साथ शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर विस्पर कहता है क्या तुम झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते? फिर आइजैक विस्पर को कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ और ट्रांसजेंडर लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं सभी गॉड को मार दूंगा और जो मेरा हक है उसे वापस ले लूंगा और ये सब हासिल करने के लिए मुझे एक चूहे की जरूरत है जो मुझे बता सके कि डिवाइन रेल्म में क्या चल रहा है। फिर विस्पर कहता है तो सुप्रीम के बारे में क्या? फिर आइजैक कहता है मैं उसका भी यूज दूसरे गॉड्स को धमकाने के लिए करूंगा। फिर वो गॉड सोचने लगता है अगर अब मैं सोचूं तो स्केलेटन किंग हमेशा एक ऐसा बॉडी को चाहता था जो मर सके, क्या इसी वजह से उसे अब इस बॉडी से इतना ज्यादा लगाव है? फिर वो गॉड कहता है लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो सकता, रेड गॉड हमेशा हाउस रेड के लोगों से ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है हाँ इसके बारे में ध्यान से सोचो, तुम जानते हो ना कि अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो गॉड घबराते हुए पहले की बातों को याद करने लगा था जहाँ स्केलेटन किंग अपने आप को ही एक्सप्लोर करके पूरी डिवाइन रेल्म को खत्म करने वाला था। फिर उसके बाद आइजैक कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को फिर से एक्सप्लोर कर दूं? फिर वो गॉड गुस्सा होते हुए सोचने लगता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के नाम से मुझे डरा रहा है, तुमने जो पहले किया था उसे याद करके मुझे अभी तक सिर दर्द होता है, इसलिए उसके खिलाफ जाने से बेहतर होगा कि मैं उसकी बात को ही मान लूं। लेकिन आखिर ये बच्चा जोशुआ का ही क्यों होना चाहिए था? फिर वो गॉड आइजैक के पास आते हुए कहता है क्या तुम सच में शांति से जिंदगी जीना चाहते हो? फिर आइजैक कहता है हाँ जितना हो सके उतने शांति से मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो गॉड कुछ सोचने लगता है। फिर वहाँ के बैरियर में क्रैक आने लगा था, फिर उसके बाद वो बैरियर टूट जाता है। फिर उसके बाद वो हाउस रेड का आदमी कहता है देखो गॉड आ रहे हैं, उन्होंने स्केलेटन किंग के घटिया मानव को हटा दिया है, अब हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर आइजैक के पास हाउस रेड के नाइट आ जाते हैं जो कहते हैं उस हेरेटिक को पकड़ लो, तुम हेरेटिक वहीं पर रुक जाओ। फिर उसके बाद आइजैक जो चल रहा था बिल्कुल स्टैचू की तरह रुक जाता है। फिर उसके बाद वो एक पोज मारने के बाद अपने हाथ को उनके सामने दिखाता है और उसके हाथों में एक साइन बना था जो गॉड के कॉन्ट्रैक्ट का निशानी था। उसे देखकर हाउस रेड के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं आइजैक स्माइल करते हुए कहता है मैंने तो तुम्हारे गॉड को चुरा लिया, अब तुम इसके बारे में क्या करोगे? इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ की ऑडियंस बात करने लगती है क्या हाउस रेड के रेड गॉड ने एक अजूरे के प्रीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या आइजैक सुप्रीम गॉड को समन करने वाला नहीं था? और उसे देखकर हाउस रेड के लोग काफी हैरान होते हुए सोचने लगते हैं आखिर उसने सुप्रीम गॉड के बदले हमारे गॉड से क्यों कॉन्ट्रैक्ट बनाया? क्या वो बाद में सुप्रीम गॉड को समन करने के बाद रेड गॉड को हमसे दूर रखना चाहता है? फिर हाउस रेड के नेट चिल्लाते हुए कहते हैं वो बाद में सुप्रीम गॉड को हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने में रुकेगा और वो गॉड को हॉस्टेज के तौर पे यूज करके वो हमारे गॉड को हमारे ही खिलाफ कर देगा। ये पागल बच्चा है। और वहीं आइजैक हंसते हुए सोच रहा था ये आइडिया भी उतना बुरा नहीं है। फिर वहाँ के ऑडियंस लोग बात करने लगते हैं रेड गॉड ने हाउस अजूरे के बच्चे को चुना है ना कि हाउस रेड के। अगर गॉड ने हेरेटिक्स के नाम पर सजा देने वाले बच्चे को चुना है इसका मतलब हाउस अजूरे के उस बच्चे का फेथ हाउस रेड के सक्सेसर निजेल से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब हाउस रेड ने जो आइजैक को हेरेटिक बताया था वो बात गलत है। अगर वो हेरेटिक होता तो गॉड उसे मार देते। हाउस रेड को खुलेआम झूठ बोलने में क्या शर्म नहीं आती? और वहाँ के ऑडियंस इसी तरह से हाउस रेड की बेइज्जती करने लगे थे और ये सब सुनकर आइजैक बहुत हंस रहा था।
फिर तभी कार्डिनल रेड आइजक के पास आकर कहता है, क्या सच में तुमने हमारे गॉड को चुरा लिया है? रेड गॉड और अज़ूरे फेथ ये बिल्कुल अलग है, जरूर कोई गलती हुई होगी, तुम जरूर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दोगे। फिर पैट्रियार्च कहता है, हम ऐसा क्यों करेंगे, पॉप को सभी 5 फेथ का सम्मान करना चाहिए, मेरे कमाल के ग्रैंडसन ने ऑलरेडी अपने गॉड को चुन लिया है। उसकी बातें सुनकर कार्डिनल रेड गुस्सा होने लगता है। फिर उसके बगल में खड़े हाउस रेड के लोग कहते हैं, ये रेडिकुलस है, दूसरे हाउस के गॉड को अपनाना ठीक नहीं है, आखिर एक हाउस अज़ूरे के बच्चे के पास हाउस रेड का गॉड कैसे हो सकता है। फिर रिलाई कहता है, चलो चलते हैं पैट्रियार्च, इनकी फालतू बातें सुनने का हमारे पास कोई भी कारण नहीं है। फिर तभी हाउस रेड के लोग आ जाते हैं। फिर लंबे बालों वाला कहता है, ये ठीक नहीं होगा, हमें उसे वापस दे दो। फिर रिलाई वही कहता है जो इस लंबे वालों ने थोड़ी देर पहले बोलकर रिलाई को रोका था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है, क्या ये बात तुमने नहीं कहा था? फिर उसके बाद वो लोग अपने घर में आ जाते हैं और वहाँ पे शूरी कह रहा था, तुमने क्या किया? सभी हाउस रेड के प्रीस्ट लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे, आखिर तुम दुश्मन बनाना कब बंद करोगे? पर आइजक उसकी बातों को इग्नोर करके पहले की बातों को सोच रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गॉड आइजक को कह रहा था, तुम सावधान रहना, अगर बॉस को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर आइजक भी ठीक है कहता है। फिर वो गॉड कहता है, एक बात और, तुम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ये एक इंसान की बॉडी है और इनका लाइफ स्पैन कम होता है और तुम्हारी बॉडी कमजोर है। हमने कई सारे सेंट कैंडिडेट क्यों बनाया, इसका भी एक कारण है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नए बॉडी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाउस रेड के उस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। फिर आइजक कहता है, मैं समझ गया, तो ये बॉडी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर ये बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती तो तुम मुझे बॉडी बदलने के लिए कहते ही नहीं। उसकी बातें सुनकर वो गॉड सोचने लगता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा चालाक है। फिर वो कहता है, फिर भी मैंने कोई झूठ नहीं बोला। फिर आइजक कहता है, ठीक है, ये बॉडी जितना भी स्ट्रांग हो ये जल्दी थक जाएगा और दूसरे सेंट कैंडिडेट की ताकत भी मेरे बराबर है। फिर वो गॉड कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, इसलिए बदले में मैं तुम्हें एक असली के एडवाइस देना चाहता हूँ, हाउस जोशा के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। और वो इस बात को कहने के बाद आइजक से कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजक उन्हीं बातों को याद करके सोचने लगा था, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। और वहाँ पर शूरी था जो अभी भी बोल रहा था, तुम्हारे पास माना की कमी थी इसलिए तुम सुप्रीम कोर्ट को समन नहीं कर पाए और तुमने रेड गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर आइजक कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर तभी वहाँ पर कार्डिनल बैरिट आते हुए कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, ब्लैक पेंटागन में मेरे कीना के साथ फर्स्ट रैंक पाने वाले प्रीस्ट, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। फिर वो हंसते हुए कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है, सभी को रैंक बराबर दिया गया है, पर तुम हाउस अज़ूरे के हो। उसकी हंसे देखकर आइजक सोचने लगता है, पता नहीं, पर हंस ये रहा है और अजीब मुझे लग रहा है। और वहीं सूर्य सोच रहा होता है, क्या ये हंसता भी है? फिर कार्डिनल बैरिट कहता है, तुम हमारे डील के बारे में भूल तो नहीं गए, जितना हमने बात किया था मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा, हमें सुप्रीम कोर्ट को दे दो। उसकी बातें सुनकर सूर्य सोचने लगता है, आइजक इस बात को कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन आइजक काफी खुश होते हुए कहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसे देखकर सूर्य कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? पर आइजक उसकी बातों को इग्नोर करके कार्डिनल बैरिट को कहता है, मैं उसे आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आपको पैसा देना होगा, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे गॉड ऑफ फॉर्चून दोगे। फिर कार्डिनल बैरिट कहता है, हर एक आदमी का गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का एक लिमिट होता है, लेकिन पॉप कई सारे गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें ये सबने के स्टोन दूंगा ताकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसे देखकर आइजक काफी खुश हो जाता है और सूर्य उसे देखकर कहता है, ये तो हाउस गोल्ड का बहुत ही कीमती ट्रेजर है, उस छोटे से स्टोन में कई सारे टेम्पल से भी ज्यादा होली माना है, वो पूरे एक कैपिटल के लिए ब्लेसिंग के बराबर है। फिर आइजक उस स्टोन के ऊपर हाथ रख देता है। फिर वो कहता है, मुझे बस सुप्रीम कोर्ट को समन करना है, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर विस्पर कहता है, क्या तुम सच में सुप्रीम कोर्ट को उसे देने वाले हो? फिर आइजक कहता है, नहीं, मैं पहले ये पता लगाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आखिर मुझसे क्या चाहता है, मैं किसी भी कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। फिर कार्डिनल बैरिट कहता है, मैंने तुम्हें स्टोन दे दिया है, अब तुम सुप्रीम कोर्ट को मुझे दे दो। फिर तभी वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आइजक के पीछे सुप्रीम कोर्ट आ गई थी। फिर वो आइजक के हाथ को छूने लगती है और उसे देखकर कार्डिनल बैरिट काफी हैरान हो गया था। फिर उसके बाद वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आइजक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो मार्क फिर से आ गया था। उसे देखकर वहाँ के लोग बात करने लगते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मार्क है, ये जरूर उसी का ही मार्क है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस बच्चे ने तो कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है? और आइजक अपने हाथ में उस मार्क को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या बकवास है, वो अचानक से मेरे साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है? उसे देखकर सूर्य कहता है, तो तुमने पहले से ही प्लान बना लिया था, तुम चुपके से सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, मुझे पता था तुम हमारे पीठ पीछे छुरा नहीं घोपोगे, तुम तो काफी चालाक निकले। और उसकी ऐसी बातें सुनकर आइजक उसे मनी मन काफी गाली दे रहा होता है और उसे देखकर जो कार्डिनल बैरिट के साथ हाउस गोल्ड के पृष्ठ आए थे वो लोग सोचने लगते हैं, इसने पैसा लेने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आखिर अज़ूरे के लोग कितने ज्यादा बेशरम है, ये न सिर्फ हाउस रेड से बल्कि हमसे भी पंगा लेने का शुरू से ही प्लान बना लिया था। और वहीं आइजक जमीन पर घुलटते हुए कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। और उसे देखकर जो थोड़ी देर पहले बुराई कर रहे थे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आइजक चिल्लाते हुए कहता है,
कार्डिनल मुझे बताओ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ सकता हूँ। फिर कार्डिनल वेरिट आइजक के पास आते हुए कहता है मैं समझ गया, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाना चाहते थे, मुझे अपना हाथ दो। फिर कार्डिनल वेरिट आइजक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे लिए तोड़ देता हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कार्डिनल बेरेट को दिखाया जाता है जो कहता है मैं समझ गया, तुम सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते हो, मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे लिए कैंसिल कर देता हूँ। फिर वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, फिर कार्डिनल बेरेट कहता है तुम गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सफुली कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम पूरे मन से इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रखना चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। फिर आइजक कहता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी कीमत पर कैंसिल कराना चाहता हूँ। फिर वो उसके हाथ के ऊपर रिलेशनशिप इंसिनरेशन नाम के होली स्पेल को यूज करता है। फिर कार्डिनल बेरेट कहता है इस स्पेल के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, अब कॉन्ट्रैक्ट के मार्क को हट जाना चाहिए। पर स्पेल खत्म होने के बाद जब आइजक देखता है तो उसके हाथ पर अभी भी वो मार्क था। फिर आइजक कहता है ये क्या बकवास है। फिर कार्डिनल बेरेट कहता है फालतू की बातें करना बंद करो और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने पर ध्यान दो। फिर आइजक कहता है हाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ। फिर कार्डिनल बेरेट फिर से आइजक के ऊपर रिलेशनशिप इंसिनरेशन को यूज करते हैं और वहीं आइजक मन ही मन कह रहा था मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता, मुझे तो गॉड ऑफ फॉर्चून चाहिए, मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे छोड़ दो। फिर उसके बाद वो आंख खोलते हुए सोचने लगता है इतना काफी होगा। फिर कार्डिनल बेरेट उसे गुस्से से देखते हुए कहता है क्या तुम सच में पूरे मन से सुप्रीम कोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो करना चाहते हो ना, या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर आइजक भी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर विस्पर आइजक को कहता है आपको हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी ये आपके लिए ही बहुत अच्छा है। फिर आइजक सोचने लगता है भले ही ये कितना भी अच्छा हो लेकिन मुझे गॉड ऑफ फॉर्चून चाहिए। फिर कार्डिनल बेरेट कहता है अगर कोई मिस्टेक हो गया तो मुझे अपने स्टोन को वापस दे दो, यही सबसे अच्छा होगा। और उसके पीछे खड़ा शूरी सोच रहा होता है भले ही ये शर्म की बात है लेकिन यही सही होगा। फिर आइजक सोचने लगता है अगर अब बात यहाँ तक पहुंच गई है। फिर उसके बाद आइजक वहाँ से भागते हुए कहता है लॉर्ड कार्डिनल आपने जो मेरे लिए किया मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। और वहाँ पर हाउस गोल्ड के नाइट होते हैं जो कहते हैं उसने क्या कहा, हमने उसके लिए क्या किया है और वो किस स्टोन को वापस देने के बारे में कह रहे थे। और शूरी वहाँ से निकलते हुए सोच रहा था उसने फिर से नई मुसीबत खड़ी कर दी। फिर तभी आइजक वहाँ के खिड़की से ही कूद जाता है। फिर वो नाइट कहता है लॉर्ड कार्डिनल वो यहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउस अजरे के लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना कि आइजक ने तो गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर दूसरा कहता है क्या सच में तो गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पॉसिबल भी है। टीना ने तो गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया लेकिन उसे एक ही माना जाएगा, लेकिन आइजक ने तो अलग अलग फेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उनमें से एक के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम गॉड है। फिर तभी वहाँ हाउस ब्लैक के लोग आते हुए कहते हैं सभी लोग चुप हो जाओ, हमें एक अनाउंसमेंट को करना है। फिर वो लोग अनाउंस करते हैं हमारी डिस्कशन के बाद जो ब्लैक पेंटागन में फर्स्ट प्लेस को पाया है वो आइजक जोशुआ है। आइजक जोशुआ कार्डिनल के ऑफिस में आकर अपने रिवॉर्ड को ले ली। हाउस अजुरे के जितने भी लोग थे वो काफी खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। फिर टीम अजुरे का ट्रेनी शूरी को कहता है हम शायद अपने नाम को पेंटागन के हिस्ट्री में दर्ज करा सकते हैं। फिर शूरी कहता है क्या ये सपना तो नहीं है। फिर वही ट्रेनी कहता है वैसे आइजक कहाँ है। उसकी बातें सुनकर शूरी कहता है अगर तुम ना ही पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर वो ट्रेनी कहता है वो कहाँ गायब हो गया, अगर उसे पता चला कि हम जीत गए हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होगा। फिर हाउस ब्लैक के वो लोग कहते हैं अब इस साल का पेंटागन पूरा हो गया है, ग्रेजुएशन सेरेमनी न्यू ईयर सेरेमनी के साथ होगा, तो अब हम 3 महीने बाद फिर से मिलेंगे। और आपके लिए एक और फायदेमंद चीज है कि आप लोगों के ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले आप सीनियर के भरोसे को जीत सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। उन्हें देख कर ट्रेनिस बात करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमें परेशान करने के लिए तैयार है। फिर दूसरा कहता है कि वो रैगिंग करते हैं, क्या वो सेकंड रैंक का प्रीस्ट लीडर नहीं है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, वो जरूर आइजक में इंटरेस्टेड होगा। फिर शूरी सोचने लगता है ये बहुत अच्छा है कि आइजक यहाँ पर नहीं है, अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही सीनियर के लिए बहुत बुरा होता तो ये बहुत परेशानी भरा हो सकता था, मुझे उसे अच्छे से समझाना होगा कि वो सीनियर के सामने कोई बेवकूफी भरा काम ना करे। पर तभी आइजक वहाँ दरवाजा खोल के आ जाता है और उसके पीछे हाउस रेड और हाउस गोल्ड के लोग पड़े हुए थे और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं उसे पकड़ो, हमें उस स्टोन को वापस दे दो। उसे देखकर सीनियर लीडर कहता है क्या ये बच्चा अभी हाल ही में फेमस आइजक जोशुआ है, जैसा कि मुझे बताया गया था इसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसे बिल्कुल भी बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, ये बस एक पागल कुत्ते की तरह है। पर तभी आइजक उसके चेहरे पर अपने पैर को रखता है और होली स्पेल ऑफ रनिंग का यूज करके वहाँ से जंप करके चला जाता है। इसे देखकर उसके साथ जो प्रीस्ट थे वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं लीडर क्या आप ठीक तो है ना, क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी। और वहीं आइजक कह रहा होता है मैं अभी बिजी हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वहीं शूरी कह रहा होता है पागल कहीं के तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो। फिर लीडर के साथ का जो प्रीस्ट होता है वो कहता है क्या वो बच्चा पागल हो गया है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर हम लोग हैं। फिर लीडर कहता है चिंता मत करो, हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं, सिर्फ समय की बात है और वो भी हमारी बातों को मानने लगेगा। पर तभी उसके चेहरे के ऊपर फूल पत्तियां और कुछ पानी गिर जाता है और इसे आइजक ने फेंका था जो एक पॉट का फूल पत्तियां और पानी था। फिर आइजक कहता है तुम लोग मेरा कब तक पीछा करते रहोगे। फिर वो हाउस रेड के लोग कहते हैं तुम हमारे ऊपर ये सब क्यों फेंक रहे हो। और वहीं शूरी सोच रहा होता है अब तो हम गए। फिर लीडर के साथ वाला प्रीस्ट कहता है आखिर उसे क्या हो गया है, आखिर उस ट्रेनी की हिम्मत कैसे हुई आपके चेहरे को एक सीढ़ी की तरह यूज करने की, वो
सबके साथ ऐसे करके कैसे भाग सकता है। उसे क्या लगता है कि वो सेट कैंडिडेट है तो वो जो मन चाहे वो करेगा। फिर लीडर कहता है ऐसा मत कहो, वो तो सिर्फ अभी एक 10 साल का बच्चा है, इस उम्र में उसके लिए ऐसी हरकतें करना नॉर्मल है, वो बस अपने रास्ते को थोड़ा सा भटक गया है। एक सीनियर के तौर पे मैं बस उसे मैनर सिखाऊंगा और सही रास्ते पर लेकर आऊंगा। ट्रेनिंग्स अभी रॉयल्टी के साथ रहेंगे और उन्हें सीधा क्वीन से रिक्वेस्ट मिलेगा। जल्द ही उन्हें स्केलेटन किंग के बारे में एक रिक्वेस्ट मिलेगा। उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फाइनल ग्रेजुएशन में उन्हें उसका स्कोर मिलेगा। अभी की रैंकिंग फाइनल रैंकिंग नहीं है। उस पागल बच्चे को क्या लगता है कि वो हमारी मदद की बिना अच्छे ग्रेड को पा सकता है। एक बार जब वो फेल हो जाएगा तब उसका होश ठिकाने में आएगा। उसके आसपास के लोग उसे मनमानी करने देते हैं, इसलिए वो जो मन चाहे वो करता है। एक सीनियर के तौर पे मेरा काम है कि मैं उसे सही रास्ते पर लेकर आऊं। और वहीं शूरी भी अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है अब वो भी उसके पीछे पड़ गए हैं। और लीडर भी ऐसी बातें कर रहा था, पर तभी आइजैक उसके चेहरे के ऊपर पैर रख कर फिर से जंप मार के ऊपर चले जाता है। फिर तभी वो हाउस रेड के लोग कहते हैं तुम लोग उसकी भागने में मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग आइजैक के साथ हो। फिर आइजैक फिर से जंप करके उस बिल्डिंग के खिड़की के पास चले जाता है, जिसे देखकर हाउस रेड के लोग और सूरी हैरान हो गए थे। और वहीं कीना इस्माइल कर रहा था। फिर उसके बाद आइजैक भी इस्माइल करता है और जंप मारते हुए कहता है अब हम ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन मिलेंगे। फिर उसके बाद बताया जाता है कि इस मानवा का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है।